So good morning, all of you. I hope you all are doing good. Good morning to all of you. तो आप सभी का स्वागत है इस इनकम टैक्स के बैच के अंदर जो आपके मई 2026, सितंबर 26 और जैन 27 के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आप सीए या सीए में इंटर के स्टूडेंट हो तो ये इनकम टैक्स बैच आपके लिए एप्लीकेबल। नाउ बिफोर मैं कोई टॉपिक शुरू करूँ आज, उससे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा ये बैच कैसे चलेगा, कितने समय तक चलेगा, इसमें हम लोग क्या-क्या कवरेज करने वाले हैं। ठीक है, और आपको कितनी किताबें मिलेगी, किताबें कब तक मिल जाएगी, वो सब मैं आपको पहले बता देता हूँ। और आप कैसे डाउट्स पूछ सकते हो, बैच खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर डाउट आया तो आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक बेसिक इंट्रो दे देता हूँ बेटा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग अपना सब्जेक्ट का डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सीए इंटर में टैक्सेशन पेपर है, टैक्सेशन के अंदर दो भाग है। एक आपका इनकम टैक्स जो आप यहां करने वाले हो 50 नंबरों के लिए, कुछ लिखना नहीं है फिलहाल, जो लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको समय भी दूंगा लिखने के लिए। ठीक है, और दूसरा है आपका जीएसटी जो आपका 50 नंबर का है। ठीक है, 50 मार्क्स इनकम टैक्स, 50 मार्क्स जीएसटी, ये दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर का एक पेपर आएगा जिसमें आपको पास होने के लिए कम से कम कितने लाने हैं, 100 में से 40 नंबर सीए के एग्जाम में। अब वो 40 नंबर आपको जैसे लाने लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें से 40 के 40 लाओ और इसमें 0 लाओ तो भी आप पास हो, आप इसमें 0 लाओ इसमें 40 लाओ तो भी आप पास हो। ठीक है, इंटरनल कोई पासिंग नहीं है कि इनकम टैक्स में 50 में से इतने नंबर आने ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड बेटा, समझ आया आपके? उसी तरीके से जीएसटी में 50 में से कम 20 नंबर आने चाहिए, 25 नंबर, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का आप दोनों मिलाकर 40 नंबर लेकर आ जाओ, उस पेपर में आप पास हो। ठीक है, एग्रीगेट में आपको पता है 150 नंबर लाना है एक ग्रुप के अंदर। ऑब्वियसली जीएसटी आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप वहीं देखोगे। मैं जीएसटी तो नहीं पढ़ाने वाला हूं, मेरा काम आपको इनकम टैक्स पढ़ाना है। दोनों एक अलग लॉ है, सब्जेक्ट एक है तो क्या है, लेकिन लॉ तो दो अलग है। इनकम टैक्स का अलग लॉ है और जीएसटी का अलग लॉ है। हम लोग इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। सर ज्यादा बड़ा कौन सा सब्जेक्ट है? ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट इनकम टैक्स है। कितना बड़ा है सर? जीएसटी से ऑलमोस्ट 2 गुना है, डबल है। ठीक है, फिर भी मार्क्स सेम है। हाँ, मार्क्स फिर भी सेम है। कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं देखो हमारे साथ। जीएसटी भी 50 नंबर, इनकम टैक्स भी 50 नंबर, जबकि जीएसटी इनकम टैक्स से आधा है। इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आपके सीए इंटर सिलेबस में, सीए में इंटर सिलेबस में 2 गुना ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ मार्क्स दोनों में सेम रखा है इंस्टीट्यूट। चलो ठीक है, दूसरी चीज, कितना पुराना लॉ है? इनकम टैक्स बहुत पुराना लॉ है, जीएसटी तो अभी अभी आया है 7-8 साल पहले, पहले नहीं हुआ करता था। इनकम टैक्स तो बहुत पुराना लॉ है, वेरी ओल्ड। आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, किसको आवाज नहीं आ रही है? बोलिए। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं, बीच में आवाज चली गई थी। हाँ, मैं ये बता रहा था कि दोनों सब्जेक्ट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है भाई। इनकम टैक्स बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, बहुत पुराना है, और बच्चों को ट्रिकी भी लगता है एज कम्पेयर टू जीएसटी। मैं एडवांस में ही आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, बच्चे बोलते हैं जीएसटी बड़ा आसान है, इनकम टैक्स बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिलेबस खत्म होगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा क्या डिफिकल्ट है क्या नहीं है। तो ये आपका सब्जेक्ट का ब्रेकअप है, 50-50, दैट्स इट। इंटरनली जो मार्क्स लाना है लाओ, 40 नंबर लेकर आओ किसी ना किसी तरीके से। जीएसटी अच्छा लगता है उसमें लाओ, इनकम टैक्स अच्छा लगता है उसमें लाओ, दोनों अच्छा लगता है दोनों में लाओ, आपकी मर्जी। ठीक है। सर हमको कितनी किताबें दी जाएगी? 2 किताबें दी जाएगी। अब वो किताबें प्रिंटिंग में अगले कुछ दिनों में आ जाएगी। ठीक है, आप लोगों के पास। तब तक मैं सॉफ्ट कॉपी से काम चलाता हूँ, पहले 2-3 छोटे टॉपिक। ठीक है, आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी मिल गई होगी या आज मिल जाएगी, आप अपने ड्राइव में चेक कर लेना। ठीक है, आपको बैकअप भी मिलेगा, अगर लाइव में बैठ रहे हो तो उसमें आपको बुक का कॉपी मिल जाएगी। बुक क्यों नहीं आई सर? क्योंकि उसमें बहुत अमेंडमेंट्स होते हैं। हर साल टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, तो वो सारे के सारे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके हमें आपको देना होता है। प्लस आपको 2 किताबें दी जाएगी। मैं दोनों किताबों के बारे में पहले आपको बता देता हूं। एक तो आपको एक कलर बुक दी जाएगी जो आपकी कॉन्सेप्ट बुक होगी। कॉन्सेप्ट बुक मतलब उसमें आपके पूरे के पूरे इनकम टैक्स के कानून होगा, पूरा प्रोविजन होगा, जैसे आपका आईसीआई मटेरियल है। और दूसरा आपको दिया जाएगा क्वेश्चन बैंक।
जिसमें आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सम्स होंगे जो अपने को सॉल्व करना है, क्योंकि इनकम टैक्स 90% प्रैक्टिकल पेपर है, थियरी पेपर नहीं है, ठीक है, थियरी नहीं है, डोंट वरी। तो थियरी पेपर से हमको वैसे भी बहुत इरिटेट होता है, कंटाल आता है, बराबर, मज़ा नहीं आता है थियरी पढ़ने, प्रैक्टिकल पेपर में फिर भी मज़ा आता है। तो इनकम टैक्स में जो 50 नंबर में से 45 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल ही होता है, 5 मार्क की इंस्टीट्यूट एक आध थियरी पूछ लेता है। अब मैं दोनों किताब के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। पहले ये जो हमारी कॉन्सेप्ट बुक है ये पूरी की पूरी कलर्ड होगी, हमने अलग अलग कलर का यूज किया है, जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। ये आपकी इनकम टैक्स की कलर्ड बुक है, इसमें हमने मल्टीपल कलर्स का यूज किया है। जहां पर भी कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जैसे एक स्टूडेंट को लगता है ना, वो पढ़ रहा है तब उसको लग रहा है हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, तो आप लोग हाईलाइट करते हो, राइट, अंडरलाइन करते हो, हाईलाइट करते हो, सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का। तो उस तरीके से इस किताब में मुझे जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लग रहे हैं, ठीक है, उसको मैंने खुद ही अपने आप से अंडरलाइन करके हाईलाइट करके रख दिया, यहां देख सकते हो आप। इट क्लियर? ऑलरेडी किया हुआ है। आपको अपने से करना है तो आपके पास जब फिजिकल कॉपी आ जाएगी आप अपने से भी कर सकते हो, ठीक है, जब आप रिवाइज करोगे, जब पढ़ोगे स्टडी लीव के अंदर, तभी कर सकते हो। ये पहली चीज। कलर का कैसे हमने यूज किया है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स एक कानून है, और इस कानून में हर साल चेंजेस आते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो अभी 2000 हर साल बजट आता है, ये सभी को पता होगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट क्या होता है, कैसे आता है, कब आता है, इन सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे हम लोग। आज इंट्रोडक्शन में हम लोग वही पढ़ेंगे, कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, पहले बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे सब्जेक्ट का। तो इसमें हम लोग ने सारे के सारे जो भी अमेंडमेंट्स होंगे आपके किताब में, मतलब जो इस साल सरकार ने रिसेंटली बदला है, गवर्नमेंट ने अभी अभी बदला है पिछले कुछ महीनों में, वो सब आपको ग्रीन कलर में दिया जाएगा। वो क्यों अलग कर रहे हो, एक तो आपको पता चले कि ये अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, दूसरा वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना, वो इंस्टीट्यूट एग्जाम में ज्यादा पूछता है, उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो सारे अमेंडमेंट्स जहां पर भी होंगे, अभी पहले शुरुआती टॉपिक्स में इतने ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, आगे जहां पर भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आपको ग्रीन कलर में दिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर एक कुछ अमेंडमेंट है, ठीक है, मैं आपको बताता हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि हमारी बुक किस तरीके से डिजाइंड है। जब तक आप बुक से यूज टू नहीं हो जाओगे तब तक आप आगे की चीजें नहीं पढ़ पाओगे। यहां पर सरकार ने कुछ अमेंडमेंट्स किया है तो हमने उसको ग्रीन कलर करके रखा है, ठीक है, ताकि आपको एज ए स्टूडेंट फटाक से देख के पता चल जाए कि हाँ सर ये तो अमेंडमेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इनकम टैक्स एक लॉ है, एक कानून है, तो इसमें सेक्शन नंबर्स होंगे, तो जहां पर भी सेक्शन नंबर्स होंगे वहां पर आपको ऐसे पर्पल कलर में दिखेगा, ठीक है। सेक्शन नंबर्स हमने सब अलग कलर में कर दिए जहां पर भी सेक्शन नंबर्स है। जैसे यहां देख सकते हो 10 ब्रैकेट 11, 10 ब्रैकेट 12, ठीक है, 17 ब्रैकेट 2, जहां पर भी सेक्शन नंबर है वो हमने पर्पल कलर कर दिया है। और जो आपका जो मेन कंटेंट है वो आपने आप देख सकते हो ब्लैक कलर या डार्क ब्लू कलर, जैसे भी आप देख सकते हो उसको, उस कलर में यूज किया गया है। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी किताब को इन कलर्स में डिवाइड किया है। आपका रेड रेड पार्ट आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो जाएंगे, ग्रीन ग्रीन पार्ट्स आपके अमेंडमेंट हो जाएंगे, पर्पल पर्पल पार्ट आपका बन जाएगा सेक्शन नंबर, और जो बचा हुआ चीज है वो ऑब्वियसली आपका बेसिक कंटेंट होगा, जो सब्जेक्ट का कंटेंट है, ठीक है। ये सबसे पहले आपकी इनकम टैक्स की किताब होगी, जो मेन बुक होगी आपकी टेक्स्ट बुक होगी, जिससे आप क्या पढ़ोगे, प्रोविजन पढ़ोगे। लॉ में पढ़ते हो ना प्रोविजन, आप वैसे यहाँ ये भी लॉ है, इसमें प्रोविजन पढ़ना है। लेकिन ये मत समझना है लॉ जैसा बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये। लॉ पूरा थियरी सब्जेक्ट है, उसमें क्वेश्चन भी थियरी आते हैं, बराबर। यहाँ पर थियरी क्वेश्चन नहीं आएंगे, सम्स आएंगे, कंप्यूट करना पड़ेगा जैसे अकाउंट्स में करते हो। ये किताब आपको कॉन्सेप्ट पे डीप नॉलेज देगी, आपको समझाएगी कि सब्जेक्ट क्या है। अब एज ए स्टूडेंट है ना, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने से कुछ नहीं होने वाला है। कॉन्सेप्ट तो आप क्लास में समझते ही रहोगे, और एक चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी लेक्चर लाइव बैठ रहे हैं उनसे, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको छोड़ दो। जो लाइव बैठ रहे हैं वो लाइव ही बैठना फिर, ठीक है। बीच में से अगर आप रिकॉर्डिंग में चले जाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। फिर अचानक से 2 दिन बाद आपको याद आया चलो सर को देख लेते थोड़ा लाइव में, फिर 4 दिन आप घूमने चले गए, ठीक है, रिकॉर्डिंग दे, तो वो ना सब्जेक्ट का फ्लो टूट जाएगा, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। लाइव बैठने के बहुत एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि रोज आप 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक डिसिप्लिन से मेरे साथ सब्जेक्ट खत्म कर दोगे। गूगल ड्राइव की दुनिया में अब शायद आप पहली बार आ रहे हो, आपने फाउंडेशन तक शायद फेस टू फेस या लाइव ही पढ़ा होगा। अब जब पहली बार आ रहे हो तो मैं आपको गूगल ड्राइव की दुनिया बताता हूँ कैसी होती है। आप 3 घंटे का लेक्चर ना 9 घंटे में देखोगे, पॉज करोगे, टाइम पास करोगे, थोड़ा पानी पियोगे, थोड़ा दोस्तों से बात करोगे, थोड़ा चैट करोगे, फिर 15 मिनट देखोगे, फिर थोड़ा कुछ बाहर से कोई मेहमान आ गया तो फिर थोड़ा सा बात कर लिया उससे, ठीक है, फिर कोई दोस्त आ गया, फिर थोड़ा कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है तो थोड़ा सा सो लिए, तो वो 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा 6 घंटे 8 घंटे। तो वो आपका बैच बेटा फिर ना वो खत्म ही नहीं होता है कभी। ये चीज डिसिप्लिन से करना, सीए में आए हो तो डिसिप्लिन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप सबको पता है।
अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे ना, आपका 90% काम सीए में अपने आप हो जाएगा। सीए बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आप बस डिसिप्लिन और हार्डवर्क से काम करो बस, और थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क, बहुत ज्यादा नहीं। स्मार्ट वर्क सबसे एंड में चाहिए, पहले डिसिप्लिन, उसके बाद हार्ड वर्क और उसके बाद स्मार्ट वर्क। ये ऑर्डर में आपको काम करना है, आप सीए बन जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोगों में डिसिप्लिन ही नहीं होता है, मैक्सिमम लोग हार्ड वर्क ही नहीं करना चाहते, इसलिए वो नहीं बन पाते। ठीक है, आप ये चीज बहुत डिसिप्लिन से रहना कि रोज हम लोग जब लेक्चर ले रहे हैं तो आपको लाइव ही बैठना है। आप मिस करोगे तो देखो आपको 3 महीने बाद मेरी बातें याद आ जाएगी, फिर बहुत लेट हो जाएगा। मत करना ये चीज प्लीज। जो लाइव बैठ रहे, जो गूगल ड्राइव ले रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि फिर रोज डिसिप्लिन से बैठ के देखो। मुश्किल है डिसिप्लिन दिखाना गूगल ड्राइव में, क्योंकि मैं लाइव नहीं बैठा हूं आपके सामने। इनको तो मैं पकड़ पकड़ के बोलूंगा रुक जाओ, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, टाइम पास मत करो, लेकिन मैं आपको नहीं बोल पाऊंगा जो रिकॉर्डेड सुन रहे हैं। तो आप लोग अपने एंड से डिसिप्लिन रखना। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, कोर्स बहुत बड़ा है, कोर्स लेंदी है, सीए का डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। क्लासेस सब करते 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 आपको बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम जाएगा आपका, तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि यार कितना बड़ा सिलेबस है, अब कौन देखेगा। ऐसा सब करोगे तो फिर आप गलत रास्ते पे जा। यू हैव टू बी वेरी फोकस, बहुत ज्यादा फोकस। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, लाइव है तो लाइव ही बैठ के खत्म कर देना मेरे साथ। खत्म हो जाएगा 2 महीने के अंदर, 2 सवा 2 महीने में हम लोग बैच आसानी से पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, हफ्ते में 5 दिन। ठीक है, तो ये बुक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट करा देगी, जो मैं ही कराऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है सर, घर पे जाके कुछ रिवाइज वाइज करने की जरूरत है? कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको क्लास में पढ़ा भी दूंगा, मैं आपको समझा भी दूंगा, मैं आपको रिवाइज भी करा दूंगा, मैं सब कुछ क्लास में ही करा दूंगा। ठीक है, अब मेरा देखो सिंपल सवाल है आप लोगों से। आप लोग अभी मेरे साथ इनकम टैक्स कर रहे हो, किसी ना किसी टीचर के साथ जीएसटी भी करोगे, किसी ना किसी टीचर के साथ अकाउंट्स भी करोगे ना बेटा? किसी ना किसी टीचर के साथ लॉ भी करोगे। अभी हर टीचर रोज ज्ञान देगा तुमको, घर पे जाकर रिवाइज करना बेटा, घर पे जाकर। अबे तो शाम में जाकर मैं क्या क्या रिवाइज करूं भाई? हाँ, अकाउंट्स वाले बोलेंगे अकाउंट्स रिवाइज करना, लॉ वाले बोलेंगे लॉ रिवाइज करना, इनकम टैक्स वाला बोलेगा इनकम टैक्स रिवाइज करना, जीएसटी वाला बोलेगा जीएसटी। तो इतना समय है आपके पास रिवाइज करने के लिए रोज शाम में? बताइए मुझे, एज ए स्टूडेंट उतना समय तो है ही नहीं। तो मैं कम से कम अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई रिवाइज करके आओ, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लास में ही तुमको पूरा का पूरा सब्जेक्ट रटवाने की कोशिश करूंगा, याद कराने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे से हो सकता है पूरा का पूरा मैं आपको क्लास में ही रटवा दूंगा। ठीक है, आपको कुछ भी अलग से घर पे जाके करने की जरूरत नहीं। अब मैं आता हूं अपने दूसरे पार्ट पे। ये आपको एक किताब मिलेगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कुछ दिनों के अंदर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये वाली बुक प्रिंट में ऑलरेडी चली जा चुकी है। लेकिन सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको सम्स करने भी आना चाहिए। ठीक है, जब तक आप सम्स नहीं कर पाओगे ना एज ए स्टूडेंट, एक समझना एक अलग चीज होती है, उस चीज को समझ के किसी क्वेश्चन में यूज करना वो अलग चीज होती है। वो एक कला है, वो एक आर्ट है। ठीक है, वो करने आना चाहिए आपको। अकाउंट्स के टीचर ने आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन सम आ जाता है तो क्या उस कॉन्सेप्ट में उसको आप अप्लाई कर पाते हो? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए अपने को करना पड़ेगा ढेरों क्वेश्चंस। उसके लिए आपको मिलेगी एक क्वेश्चन बैंक, बोर्ड पे देखिए प्लीज। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर लगभग 300 से ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमने 300 से ज्यादा क्वेश्चन डाले, जिसके अंदर आईसीआई मटेरियल के सारे क्वेश्चन है, आपके इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, सारे चैप्टर वाइज, सबके सब। साथ साथ में सिर्फ आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस नहीं डाला हूं मैंने, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डाला हूं। जैसे अभी मई 2025 का पेपर हुआ, ठीक है, तो वो भी डाल दिया मैंने उसमें, वो भी सॉल्व करके देखेंगे हम लोग को आता है कि नहीं। नवंबर 24 का पेपर है, वो भी डाल दिया। फिर कुछ होता है आईसीआई के कॉन्सेप्ट्स में, आरटीपी सुना होगा आपने, रिवीजन टेस्ट पेपर्स सुना है कभी बेटा? आरटीपीस होता है, एमटीपीस होता है, वो भी डाल दिए मैंने इसमें, पुराने 4-5 अटेम्प्ट के। तो इसमें मैंने 12-14 पेपर भी डाले आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम पेपर डाले, कुछ आरटीपीस डाले, कुछ मैंने एमटीपीस डाले, मॉक टेस्ट पेपर, वो सब भी डाले। वो सिलेबस खत्म होने पे हम लोग क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे, क्या हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। एंड ऑफ द डे हमको पेपर अटेम्प्ट करना है ना, एग्जाम लिखना है ना। रिस्पेक्टिव चैप्टर वाइज तो हम लोग सम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन सब मिक्स होकर आता है तो हमारा दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी करेंगे हम लोग एंड में, लेकिन सिलेबस खत्म होने के बाद। सर ये किताब में क्वेश्चन जो डाले वो डाल दिए, ये कराओगे हमको? ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे, सारे के सारे। ठीक है, सब कुछ मैं क्लास में कराऊंगा। मैं जो भी बोल रहा हूँ, आप आज का लेक्चर रिकॉर्ड करके, रिकॉर्ड क्या, ये आज का लेक्चर मैं बाद में यूट्यूब पे भी डालूंगा, वो हमेशा के लिए रिकॉर्ड में रहेगा। बैच खत्म होएगा, आप चेक कर लेना। मैं जो बोल रहा हूँ, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, मैं जो बोलूंगा वो करूंगा, तो आप चेक कर लेना बैच खत्म होने के बाद। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, कुछ होमवर्क नहीं दूंगा। आप, मुझे पता है आपके पास घर में जाकर टाइम नहीं है। एज ए स्टूडेंट आप घर जाकर अकाउंट्स रिवाइज करोगे कि लॉ करोगे कि जीएसटी करोगे, क्या क्या करोगे रिवाइज? ठीक है, तो इनकम टैक्स के सारे काम हम क्लास में ही करेंगे, भले उसके लिए 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा, 4 लेक्चर एक्स्ट्रा चला जाएगा, चलेगा।
कोई दिक्कत नहीं, क्लास में ही खत्म करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि इनकम टैक्स एक बर्डन है हमारे ऊपर, एक अलग से सब्जेक्ट का बर्डन लेना ही नहीं है हमको। जो भी करना है क्लास में ही करना है, बस ये चीज़ दिमाग में रखो। उसके लिए लाइव बैठना पड़ेगा ईमानदारी से। पेशेंस तो मैं दिखा रहा हूँ, रोज लाइव आने का काम कर रहा हूँ, आपको भी करना है। मैं भी बोल सकता हूँ मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तुम देख लेना। तो मेरा भी नुकसान है, आपका ज़्यादा बड़ा नुकसान है, ये नहीं करना। 350 से ज़्यादा ही क्वेश्चन है, लगभग 350 के आसपास है, वो सारे के सारे क्लास में करेंगे। सर लिखवा के कराओगे कि ओरली कराओगे कि समझाओगे? मैक्सिमम क्वेश्चंस लिखवा के कराऊंगा। कुछ क्वेश्चन जो थियरी क्वेश्चंस है, जो बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी नहीं है, जिसमें लिखाने जैसा कुछ नहीं, वो हम लोग ओरली भी करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, उसमें क्या लिखेंगे हम, उसमें लिखना पॉसिबल ही नहीं है ऑब्वियसली ना। लेकिन जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लिख के करेंगे, भले उसमें टाइम जाता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले लोगों को अगर और वेट एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो तुम्हारे पास तो प्ले एंड पॉज है, आप पॉज करके कभी भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइव वालों को भी सफिशिएंट टाइम मैं दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। तो ये कुछ चीजें मुझे बोलनी थी। सब्जेक्ट बहुत आसान है, दुनिया बोलेगी सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, आप दुनिया की मत सुनो, आप मेरी सुनो, उतना भरोसा रखो मुझ पे। बैच खत्म होने के बाद आप खुद रियलाइज कर लोगे, इतना कोई हवा बनाने वाला सब्जेक्ट नहीं है। हाँ सब्जेक्ट लेंदी है, बड़ा है, तो पढ़ने में टाइम लगता है। ये सब्जेक्ट बड़ा है, एक चीज बड़ी होती है, एक चीज कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब बड़ा नहीं है, बड़ा का मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये दो अलग चीज है। आवाज बंद रखो राजीव। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़ी है, कोई चीज बड़ी है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड। इनकम टैक्स बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आपके लिए। एटलीस्ट इन सीए इंटर तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में होगा। प्लस मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग है। मैं आपको बता देता हूँ भाई पहले ही, मैं जब इनकम टैक्स आपको पढ़ाऊंगा तो मैं लॉजिक के साथ पढ़ाता हूँ। मैं प्रोविजन रटवाता नहीं हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट ने ये कानून ऐसे क्यों बनाया, गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन के अंदर ऐसा अमेंडमेंट क्यों किया, ये लॉजिक के पीछे, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक बताऊंगा। आई एम टीचिंग इनकम टैक्स फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। 2011 से पढ़ा रहा हूँ इनकम टैक्स सीए स्टूडेंट्स को मुंबई में, और मैं उससे पहले 3 साल अपना खुद भी पढ़ चुका हूँ फाइनल सीए तक। मुझे 17 साल से इनकम टैक्स पढ़ने का एक्सपीरियंस है, मुझे इनसाइड आउट पता है कि कौन से कानून को सरकार ने क्यों लाया क्यों नहीं लाया, ठीक है। तो मैं हर एक चीज के पीछे का आपको जबरदस्त जबरदस्त स्टोरीज बताऊंगा कि ये प्रोविजन आने के पहले लोग कैसे टैक्स चुराया करते थे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने उसको कैसे पकड़ी, ये आपको कोई नहीं बताएगा इंडस्ट्री के अंदर। फिर मैं आपको बताऊंगा कि फिर गवर्नमेंट ने इसमें कैसे कानून में बदलाव किया। इस तरीके से पूरा का पूरा बैच चलने वाला है। 3 घंटे कब निकलेंगे ये तुमको पता भी नहीं चलेगा, ये तुम देख लेना, ठीक है। कब निकलेंगे ये पता नहीं चलेगा तुमको, तुमको रियलाइज नहीं होगा 3 घंटे कब खत्म हो गए। एवरी लेक्चर एक नेटफ्लिक्स का एक सीरीज है, ऐसा सोचो, 3 घंटे की। रोज एक सीरीज देखने का है और घर पे जाके आराम करने का है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने। इनकम टैक्स की चिंता मत करो। ये कुछ चीजें मुझे बोलनी थी बिफोर आई कैन स्टार्ट विद द बैच, ओके। आपको डाउट्स कुछ भी है, लाइव वाले स्टूडेंट यहाँ पूछ सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको लाइव पूछने में कुछ हिचकिचाहट होती है, थोड़ा डर लगता है, शर्म आती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट्स ओके। हम भी नहीं पूछते थे क्लास में टीचर को डायरेक्टली डाउट, हमको भी डर लगता था। आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप नंबर पे मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको आपके डाउट्स, ठीक है। 9009008977 जो हमारा ऑफिशियल नंबर है। मैं आप उस पर टाइप करके पूछो, वॉइस नोट भेजो, डाउट्स जैसे भी भेजना है भेजो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआती कुछ लेक्चर में तो इतने डाउट्स नहीं आएंगे, बट आगे आ सकते इंसान हो आप। जब पढ़ाई करोगे बैठोगे, कुछ चीज़ें शायद रिकॉल नहीं हो रही है, कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है। सर 2 महीने पहले इनकम टैक्स पढ़ा था, कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही, आप क्या करें, तो आप मुझे डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत, ठीक है। इन सब के अलावा जैसे ही हमारा बैच जब खत्म हो जाएगा, जब भी खत्म हो जाएगा, आप लोगों के लिए प्रॉपर रिवीजन वीडियोस आएंगे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन वीडियो आएगा यूट्यूब पे। पूरा का पूरा सिलेबस हमने 10 घंटे के अंदर रिवाइज करा दिया था फॉर लास्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए भी 10-11 घंटे का वीडियो, एग्जैक्ट आवर्स नहीं बता सकता हूं, बट 10 से 11 घंटे का प्रॉपर वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। चैप्टर वाइज आएगा, हर एक चैप्टर का सेपरेट रिवीजन वीडियो आएगा, और सबसे पहले इंडिया में हमारा ही आएगा, वो भी बता रहा हूँ। चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो आएगा। अगर कोई टॉपिक आप क्लास में करने में 20 घंटे लगा रहे हो, तो वो रिवीजन वीडियो में आप 2 घंटे में पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी दिया है ऊपर वाले ने, तो उसका हम सही तरीके से यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर रिवीजन वीडियोस ये सब आएगी, लेकिन ये अभी नहीं है, बैच खत्म होने के बाद ही आएगी, आपके स्टडी लीव में मिलेगी आपको, एग्जाम के 3-4 महीने पहले, ठीक है। एनीवेज ये कुछ चीजें मुझे बोलनी थी आपको। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हो, नहीं तो मैं फिर अपना सब्जेक्ट शुरू करता हूँ, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछो, बिंदास, डरो मत, बोलो। कुछ नहीं पूछना है।
पूछना है भाइयों और बहनों। मोहन, उमेश, तमन्ना, गुलनाज, अवनी, दशक, राहुल, राजीव, निशिता, बोलिए। नहीं, एज ऑफ नाउ नो, अभी अभी के लिए नो। ठीक है, कुछ भी पूछना है बिंदास पूछो, ठीक है। चलो शुरू करें फिर। सर कोर्स खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? जो डेट आपको बोली उससे पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। उमेश, वो मैक्सिमम डेट है बेटा, प्रोविजन एक्स्ट्रा आवर्स के साथ डाला गया है। नेटवर्क इशू है थोड़ा, वो आपके एंड पे होगा बेटा, ठीक है। अगर नेटवर्क इशू होता तो सबको, तो नेटवर्क इशू है तो फिर वीडियो बंद रखो, तो आपको नेटवर्क इशू नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, आपका इंटरनेट अगर थोड़ा वीक होगा ना, तो वीडियो भी चालू करोगे तो वो ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो आप फिर उसको बंद रख सकते, ओके सीता। शुरू करें? चलो शुरू करते हैं इनकम टैक्स की हमारी ब्यूटीफुल जर्नी। क्यों ब्यूटीफुल है ये जर्नी? नहीं राजीव, वो नहीं होगा क्योंकि दूसरी क्लासेस है दूसरे लोगों की, ठीक है। ये ब्यूटीफुल जर्नी क्यों है, सुनो ध्यान से प्लीज ऑल ऑफ यू। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभी आज से आप पढ़ना शुरू करोगे ना, तो अब ये आपका पीछा मरते दम तक नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। ये आज से इसकी तुम्हारे साथ शादी हो गई है इनकम टैक्स की, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है जिंदगी भर। अब क्यों सर, क्यों नहीं पीछा छोड़ेगा? क्योंकि अभी आपको पढ़ना है, फिर फाइनल सीए में पढ़ना है, ठीक है। फिर पढ़ने के बाद में जॉब करना है, प्रैक्टिस करना है, जो भी करना है, इनकम टैक्स तो काम आना ही है आपको। उसके बाद अगर नहीं भी काम आता है तो कमाना है, कमा के पैसे कमा के टैक्स देना है ना सरकार को, तो इनकम टैक्स तब काम आना है, ठीक है। कहीं ना कहीं तो काम आना ही है इनकम टैक्स। अब तक नहीं काम आया, चलो ठीक है, बच गए आप। पिछले 17-18 साल 20 साल जितने भी आपकी उम्र है, अब तक बच गए इनकम टैक्स। अब नहीं बच पाओगे। या तो पढ़ने में काम आएगा, या तो पढ़ाने में काम आएगा, या तो टैक्स भरने में काम आएगा, या तो टैक्स का काम करने में काम आएगा। कहीं ना कहीं तो काम आना ही है, इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हो अब आप। तो इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लो। और क्या, सबसे पहला सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा हूं, वो ये है कि भाई कोई भी देश को चलाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा। बिना पैसे के सरकार देश नहीं चला सकती है, ठीक है। कोई भी इकोनॉमी को चलाने के लिए सरकार को चाहिए पैसा, मनी। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट के पास पैसा लाने का सबसे बड़ा सोर्स है टैक्सेस। भारत देश को चलाने के लिए भारत सरकार को साल का 50 लाख करोड़ रुपया चाहिए रहता है। साल का खर्चा है भारत सरकार का 50 लाख करोड़ देश को चलाने का। बहुत खर्चे है ना बेटा। सबसे बड़ा खर्चा तो डिफेंस का खर्चा है, मिलिट्री का खर्चा। उसके बाद इक्विपमेंट्स खरीदना है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, ये मिसाइलें खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है। बहुत बड़े खर्चे हैं। सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देना, डिफेंस वालों को सैलरी देना, मिलिट्री वालों को सैलरी देना, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग काम करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में, उन सबको तनख्वाह देना, सैलरी देना, सड़कें बनाना, ये बनाना, वो बनाना। 50 किस्म के खर्चे हैं सरकार के। कहां से लाएगी पैसा इतना? टैक्सेस, टैक्सेस। हर देश टैक्स पे चलता है। आज के जमाने में ऐसा कोई देश ये नहीं बोल सकता है हमको टैक्स की जरूरत नहीं है। आज ऑलमोस्ट दुनिया के 99.9% देश टैक्स लगाते हैं। वो डायरेक्ट, वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब टैक्सेस दो किस्म के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, बोर्ड पे देखो। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सर दोनों में क्या फर्क है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है? सिंपल फर्क ये है, नाम में ही उसका आंसर है, लेकिन उसके नाम से आपको उसका लॉजिक नहीं समझ आएगा, एग्जैक्ट रीजन नहीं समझ आएगा। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली आपको भरना है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप किसी से कलेक्ट करके किसी को भरते हो, मिसाल के तौर पे, ठीक है। दोनों का डिफरेंस क्या है? मिसाल के तौर पर मैं मिस्टर ए हूं, मैं एक टीचर हूं, ठीक है। आप यहां पर एक स्टूडेंट हो, ठीक है बेटा। मान लो आपने मुझे फीस दी, आपने मुझे फीस पे की से 10,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप मुझे बोल रहे हो सर 10,000 रुपया फीस दे रहे हो सर, तो फीस ले रहे हो आप हमसे। मैं बोला रुक जा बेटा, 10,000 फीस नहीं है, और भी थोड़ा पैसा आपको देना पड़ेगा। सर और क्या देना पड़ेगा? बेटा जीएसटी दो, जीएसटी, सरकार जीएसटी मांगती है, ठीक है।
तो 18% मैंने आपसे जीएसटी लिया, तो 1800 रुपये मैंने वो भी ले लिए। टोटल मैंने आपसे कितने पैसे लिए? 11,800। शांति से सुनना, मैंने आपसे 11,800 रुपये लिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस 11,800 रुपये में से मैं क्या करूंगा, मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी है कि 10,000 रुपया मैं अपने पास रख लूंगा, ये मेरा पैसा है, और 1800 रुपया मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, क्योंकि ये जीएसटी है, ठीक है। ये मेरा पैसा नहीं है, ये मैंने गवर्नमेंट को जमा करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये 10,000 रुपया जो है ना, ये मेरी इनकम है, ये मानते हो सब लोग? बेटा रिप्लाई तो कर देना प्लीज। ये 10,000 रुपया ये मेरी इनकम है, ये मानते हो? ठीक है। तो ये जो इनकम है ना, ये मेरी इनकम, ये मेरा पैसा है, इसमें कोई आके मुझे अभी कुछ बोलेगा नहीं फिलहाल तो। लेकिन ये जो 1800 रुपये मैंने आपसे अलग से लिया, ये क्या है? ये जीएसटी है, ये भारत सरकार को आपको देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। 1800 रुपये मैंने जमा किया। जब साल खत्म हो जाएगा ना, साल, तो ना इनकम टैक्स वाले आएंगे मेरे पास। इधर देखो जरा प्लीज, इनकम टैक्स वाले आके मुझे बोलेंगे, अरे भाई तूने 10,000 रुपया कमाया था बच्चे को लेक्चर बेचकर। मैंने बोला हाँ कमाया था। चल बेटा इसके ऊपर क्या दे, क्या दे इसके ऊपर? जो इनकम कमाया था उस पर इनकम टैक्स दे। मान लो 20% टैक्स है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी अपने को कुछ भी नहीं पता है कितना परसेंट टैक्स होता है, तो इसके ऊपर मुझे 20% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना रुपए? 2,000 रुपए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? देखो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप इनडायरेक्टली भरते हो, वो आप अपनी जेब से नहीं भर रहे हो, किसी से लेकर भर रहे हो। ये 1800 रुपए, ये जो 1,800 रुपीज है, ये मैंने अपनी जेब से नहीं भरा, ये मैंने स्टूडेंट को बोला भाई ये तेरे को देना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो ये 1800 रुपए जो है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स क्या है? जो आपकी इनकम है ना, जो आपकी कमाई है, उसमें से जो आप देते हो 20%, 30%, जो भी है, आप पढ़ोगे अभी कितना रेट होता है, टैक्स क्या होता है, आप अलग अलग लेक्चर में सीखोगे ये सब कुछ। तो ये जो मैं अपनी इनकम से दे रहा हूं वो क्या है? वो मेरा इनकम टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो डायरेक्टली मुझे देना है, वो मैंने किसी से लिया नहीं है। तो दुनिया में दो किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट टैक्स नहीं है, आपके सब्जेक्ट का नाम इनकम टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स तो बहुत बड़ा शब्द है ना, उसमें और भी टैक्सेस आ सकते हैं, करेक्ट और नॉट? बराबर। डायरेक्ट टैक्स बहुत बड़ा शब्द है, उसमें बहुत सारे टैक्सेशन आ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स है, उसका नाम क्या है? इनकम टैक्स, 50 नंबर के लिए। इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत टैक्स आ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कौन सा है? बोलिए। जीएसटी। आपको एक ही डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, बस। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? यहां पर मैं आप लोगों से एक सिंपल सवाल पूछता हूं, आपको क्या लगता है? एक नंबर बताओ मुझे, बस अपने हिसाब से, जो फेंकने का है फेंको। देखो क्लास में मेरे जितना फेंकना है ना फेंको, एग्जाम में नहीं फेंकना बस, ठीक है। एग्जाम में ढंग से जो बोला है वही लिख के आना, यहां कुछ भी बोलो चलेगा, यहां सीखने आए हो आप। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, कितने? इसको तो क्रॉस ही कर दिया है हमने, 140 करोड़ लोग रहते हैं इस देश में, ठीक है। तुमको क्या लगता है कितने लोग देश में डायरेक्ट टैक्स देते होंगे, मतलब इनकम टैक्स भरते होंगे भारत में, और कितने लोग इंडिया में जीएसटी पे करते हैं? ठीक है, पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं, कितने लोग भरते हैं इनकम टैक्स देश में? क्या लगता है? कुछ भी नंबर बोलो। हाँ मोहन। तो राजीव जी बोल रहे हैं 10% लोग इनकम टैक्स भरते होंगे। 10% का मतलब 140 करोड़ का 10% होता है 14 करोड़। राजीव जी के हिसाब से 14 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं। उमेश के हिसाब से 3 से 4% लोग इनकम टैक्स देते हैं सिर्फ। हाँ तमन्ना बोलो बेटा, गुलनास, अवनी, कसक, राहुल, निशिता, अमन बोलो। कसक बोल रही है 50% लोग देश में इनकम टैक्स देते हैं। कसक तो बहुत ही पॉजिटिव है लाइफ में, ठीक है। कसक बहुत पॉजिटिव है। मोहन जी बोल रहे हैं कि 5%, ठीक है। राहुल बोल रहा है 2 से 3%, राहुल जी। गुलनास जी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है लाइफ में, 25% बोल रहे हैं, ठीक है। बाकी लोग, सबको सोचना है, कुछ ना कुछ नंबर बोलना है अपने दिल से, जो लगता है कुछ भी बोल दो। हाँ अमन बाबू बोलो। निश्चिता बोल रही है 30%। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इट इज लेस देन 1%, ठीक है। कितने लोग देश में इनकम टैक्स देते हैं? 1% से भी कम कम लोग, मतलब 140 करोड़ लोगों में से 1 करोड़ लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते। 1 करोड़ के आसपास ही, 1 करोड़ 10 लाख जितना है, तो लेस देन 1% ही हुआ ना। बताइए, 1 करोड़ 10 लाख लोग देश में इनकम टैक्स देते हैं। ये क्या, ये बात आप लोगों को हजम होने वाली है? ये हजम हो रही है बात? हजम हो रही है? ये डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप लोग ये बात? हाँ
कर पा रहे हो? ये सही लग रहा है आपको? चोरों का झुंड नहीं दिख रहा है आपको देश में? बताइए, इनकम टैक्स चोरी करने वालों का झुंड नहीं दिख रहा है देश में, जो बोलते हैं कि हम सिर्फ, कितने लोग देश में इनकम टैक्स देते हैं? सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख लोग हैं बस। बस उतने लोग ही देश में इनकम टैक्स देते हैं, बाकी सब बोलते हैं कि हम तो कमाते ही नहीं इतना, क्या देंगे इनकम टैक्स? जबकि देश में 7 करोड़ लोगों के पास गाड़ियां है, 4 व्हीलर, बाइक की बात नहीं कर रहा हूं, 4 व्हीलर। जिस देश में 7 करोड़ लोग 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकते हैं, उस देश में 1 करोड़ लोग टैक्स नहीं देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मिसमैच नहीं दिख रहा है आपको? हाँ, मिसमैच नहीं दिख रहा है? चोरों की भरमार है देश में, ठीक है, पूरे देश में। पकड़ना है उनको, छोड़ेंगे नहीं, देखो कैसे। अच्छा, जीएसटी कितने लोग देते हैं देश में? 140 करोड़ जनता में से जीएसटी कितने लोग देते हैं, बताइए जरा। राजीव जी बोल रहे हैं 100%, उमेश बोल रहे हैं एवरीवन, बाकी लोग? बोलिए ना प्लीज। सभी देते हैं 100%? जीएसटी तो हर कोई देता है देश में, हर कोई। क्यों सर? अरे भाई, तुम कोई भी सामान खरीदो, ऑलमोस्ट 99% सामानों पे जीएसटी तो लगता ही है। यस और नो? आपने टीवी खरीदा, जीएसटी नहीं देते उसके ऊपर? आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हो, जीएसटी नहीं लगता उस पर? बताइए, ऑलमोस्ट हर चीज पे जीएसटी लगता है। जीएसटी ऑलमोस्ट सब देता है, हर एक छोटी सी आप धनिया की पूड़ी भी खरीदोगे ना, उस पर भी जीएसटी लगता है। छोटी सी सौंफ की पूड़ी भी खरीदोगे ना, उस पर भी जीएसटी लग रहा है। साबुन पे जीएसटी लग रहा है, शैम्पू पे जीएसटी लग रहा है। ऑलमोस्ट हर सामान पे जीएसटी लगता है, हर सामान। एसी खरीद रहे हो, जीएसटी लग रहा है। पंखा खरीद रहे हो, जीएसटी लग रहा है। तो जीएसटी से कोई नहीं बच सकता है, सबको देना है, ठीक है। बट इनकम टैक्स से सब बच रहे हैं, बहुत कम लोग दे रहे हैं, बहुत कम लोग। तो ये स्टेटस है हमारे देश में इनकम टैक्स का अभी। बहुत ज्यादा लोग नहीं देते, बहुत कम लोग देते हैं। बट भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है पिछले कुछ सालों से ज्यादा लोगों को पकड़ के उनसे इनकम टैक्स लेने की। वो कैसे कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, सब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी गवर्नमेंट चलाने के लिए 2 टैक्सेस चाहिए, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। सिर्फ डायरेक्ट टैक्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में तो सब चोर भरे हुए हैं। 140 करोड़ जनता में से 1 करोड़ लोग भी टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो सरकार को जीएसटी की तरफ आना ही पड़ेगा। यस, जीएसटी लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो देश कैसे चलेगा भाई? देश नहीं चल सकता है। सर, ज्यादा कलेक्शन सरकार कहां से करती है? ऑब्वियसली जीएसटी से करेगी, सही बात है ना, क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा है, ज्यादा लोग मिलकर दे रहे हैं टैक्स। इनकम टैक्स से कम कलेक्शन होता है, जीएसटी से बहुत ज्यादा कलेक्शन होता है। कंपैरेटिवली जीएसटी ज्यादा ली जाती है, इनकम टैक्स कम लिया जाता है, ठीक है। अब सुनो जरा, अब मेरा आपसे सवाल है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन। इधर देखो ना, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी? हु इज द फाइनेंस? याद रख लो उनका नाम, रोज उनको याद करना है, रोज रोज उनको ऐसी ऐसी हिचकियां देंगे हम, ठीक है, याद कर करके। फाइनेंस मिनिस्टर की याद तो करेंगे ना हम लोग इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है पिछले 7-8 सालों से, ठीक है, 2019 के बाद से 6 सालों से। तो निर्मला सीतारमन जी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है। अब अगर फाइनेंस मिनिस्टर को अगले साल लगता है बजट में, अगले साल बजट आएगा 2026 में, 2027 में, अगर हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर को, इधर देखो मोहन प्लीज, अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को लगता है कि नहीं नहीं, ये जीएसटी और इनकम टैक्स काफी नहीं है, ठीक है, जीएसटी और इनकम टैक्स देश को चलाने के लिए काफी नहीं है, एक और टैक्स लाऊंगी मैं, कुछ ना कुछ नया, कुछ दुनिया से अलग, ठीक है, देश को चलाने के लिए और टैक्स की जरूरत है, और पैसे की जरूरत है, जीएसटी इनकम टैक्स नॉट सफिशिएंट, इससे देश अब नहीं चल सकता है, और भी जरूरतें बढ़ रही है देश की। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर सकती है? ये सवाल है आप लोगों से, ठीक है। हाँ या ना में जवाब देना, सभी लोग जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी। उमेश ने बोला है हाँ, अमन ने बोला है हाँ, राजीव बोल रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं कर सकती हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी लोग क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलोगे? कोई ओपिनियन नहीं है लाइफ में? बोलो। गुलनाज बोल रहे हैं हाँ, ला सकते हैं। और मोहन, तमन्ना भी बोल रही है हाँ सर, ला सकते हैं सर, देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है तो ला सकते हैं सर, कुछ भी ऐसा नया टैक्स ला सकते हैं, कोई नया इनकम टैक्स, जीएसटी से हटकर कुछ नया, ठीक है। नहीं ला सकते, मोहन बोल रहा है, मोहन जी बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसे कैसे कर सकती है। देखो,
क्लास में हमारा देखो, कुछ लोग ये बोल रहे हैं, कुछ लोग वो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ ला सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, ऐसे कैसे ला सकते हैं। तो अब मैं अपना जवाब देता हूं आप लोगों को, ठीक है, कि कल अगर फाइनेंस मिनिस्टर को लगता है कि इतना टैक्स काफी नहीं है और चूसो लोगों को, ठीक है, और पैसा लो लोगों से और टैक्स लो, तो कोई नया टैक्सेशन लॉ भारत सरकार ऐसे नहीं ला सकती है। क्यों सर? क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री किससे चलता है बताइए? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ किताब में है तुम्हारे, ये सब है, मैं पढ़ूंगा अभी तुम्हारे साथ, ठीक है, वेट करो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265, उधर क्या लिखा है सुनो, उधर क्या लिखा है मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज। उधर लिखा है नो टैक्सेस और ड्यूटीज शैल बी इम्पोज्ड unless there is a power from constitution। भारत सरकार कोई भी टैक्स, कोई भी ड्यूटी नहीं लगा सकती है जब तक भारत सरकार को खुद को, निर्मला सीतारमण जी भारत सरकार का पार्ट है ना, बराबर, फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार का पार्ट है कि नहीं है, जब तक निर्मला सीतारमण जी के पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से पावर नहीं मिलता है टैक्स लगाने का, तब तक वो टैक्स नहीं लगा सकते हैं, कोई भी टैक्स नहीं ला सकते हो आप। अरे भाई ऐसे तो इनको अगर ऐसी खुली छूट दे दी तो ये तो लूट डालेंगे अपने को 2 दिन में। यस, ऐसा नहीं कर सकता है कोई भी, कोई भी गवर्नमेंट तो लूट डालेगी हमको अगर इनको खुली छूट दे दी तो। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए तो ही आप टैक्स ला सकते हो, अदरवाइज नहीं ला सकते हो। और हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखो तो आप सभी को पता होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का कितने भाग में बटा हुआ है, 3 भाग में बटा हुआ है, ये पता है सबको? 3 भाग में कैसे बटा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे 3 पार्ट है, एक है यूनियन लिस्ट, ये है पार्ट 1, कुछ भी मत लिखो, सब किताब में लिखा है, जो जरूरत होगी मैं लिखाऊंगा, लिखने पे फोकस मत करो, सुनने पे फोकस करो, जो जरूरत पड़ेगी वो लिखाऊंगा। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट नंबर 2, ये सेकंड लिस्ट है, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट नंबर 3, तीनों के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 भाग में बटा हुआ है। जब हमारा देश बटा था 1947 में, हमको जब आजादी मिली थी, तब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भाग में बांट दिया था डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुली बनाया था संविधान। तीनों में क्या फर्क है सर? यहां पर वो पावर्स दिए गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन चीजों पे कानून बना सकती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी क्या क्या चीज पे कानून बना सकते हैं आज की तारीख में, वो पावर्स यहां दिए गए हैं। इज इट क्लियर? यहां स्टेट गवर्नमेंट, आपकी राज्य सरकार, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में रहते हो तो महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली की सरकार, पंजाब में रहते हो पंजाब की सरकार, उत्तर प्रदेश में रहते हो उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार में रहते हो बिहार की सरकार क्या बना सकती है। आर यू क्लियर? और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कौन सी सरकार बना सकते हैं, ठीक है, मिलके कौन सा कानून बना सकते हैं। ये दोनों गवर्नमेंट की मिक्स पावर्स है, दोनों के मिक्स पावर्स। कल अगर निर्मला सीतारमण जी को अगर कोई नया कानून लाना है, नया टैक्स लगाना है हम पर, तो यहां पर उसका पावर लिखा होना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? अगर वो यहां नहीं लिखा है तो वो ये कानून नहीं ला सकते हैं। अब मुझे बताओ, इनकम टैक्स लगा रहे हैं लोग, इनकम टैक्स का कानून है, यस, तो इनकम टैक्स का कानून क्यों है, क्यों बना इनकम टैक्स एक्ट पता है? क्योंकि यहां पर उसका पावर दिया गया है, एक एंट्री है, एंट्री नंबर 82, इसमें लिखा गया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो इनकम टैक्स लगा सकती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नहीं तो कोई इनकम टैक्स लगाने का पावर नहीं है भारत सरकार के पास, ठीक है, संविधान ने पावर दिया है तो कानून है। कानून कभी अपने से नहीं बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर होगा तो बनता है। कोई भी गवर्नमेंट हो अपने से कानून नहीं बना सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका पावर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सुप्रीम लॉ है, किसी भी देश का सबसे बड़ा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां से पावर मिलेगा तो अलग अलग कानून बनेंगे। आर यू क्लियर? तो इनकम टैक्स का पावर कहां से मिला हमें, ये पहली चीज हमको याद रखनी है आज के लेक्चर में। कोई पूछेगा आज के बाद जनरल नॉलेज का क्वेश्चन या एग्जाम के लिए कि इनकम टैक्स बनाने का पावर भारत सरकार को कहां से मिला, तो बोलना एंट्री नंबर 82 से मिला, ठीक है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। यूनियन मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है, मोदी जी बोल सकते हो आप, मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट है। अब कुछ पावर्स, अब कुछ सवाल है, अगर पीएम लाना चाहे तो कोई टैक्स ला सकते हैं? कोई नहीं ला सकता है, पीएम के पास भी ये पावर नहीं है, ठीक है। अगर भारत सरकार को कोई नया टैक्स लाना है, जो कहां नहीं लिखा गया है बेटा,
यहां अगर उस टैक्स के बारे में नहीं लिखा है, अवनी ने सवाल पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। उसने बोला कि क्या प्राइम मिनिस्टर अगर कोई टैक्स लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं? नहीं ला, जब तक यहां नहीं लिखा है तो नहीं ला सकते हो, ठीक है। अगर लाना चाहते हो तो आप, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? पहले कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ेगा? बोलो, अमेंड। पहले संविधान बदलो, ठीक है। संविधान बदलो, संविधान को चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, आसान नहीं है, बवाल उठ जाता है देश में अगर संविधान को थोड़ा सा भी सरकार अगर ऊपर नीचे टच करती है तो, ठीक है। संविधान चेंज करना इतना आसान काम नहीं है, इसलिए पीएम हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, पीएम के ऊपर तो कोई है नहीं, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो कानून को चेंज नहीं कर सकता है, वो नया कानून नहीं ला सकता है, ठीक है। यहां पर नए कानून का इंट्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आवनी, तो इनकम टैक्स को लगाने के लिए पावर हमको मिलता है एंट्री नंबर 82। उसी तरीके से एंट्री नंबर 83 है, जो बोलता है कि अगर आपको कस्टम्स ड्यूटी लगाना है, क्या लगाना है? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। एंट्री नंबर 84 है। ऐसे बहुत सारे एंट्रीज हैं, अलग 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 कानून के लिए। ध्यान से देखो इधर, मोहन भाई इधर देखिए, आप पीछे देख के लेक्चर सुन रहा है कि आगे देख के? मोहन, मोहन भाई, तू पीछे देख के लेक्चर सुन रहे हो कि आगे देख के? पीछे रखे हो क्या टीवी? प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा, मत करो, ध्यान से सुनो। स्टेट लिस्ट में क्या होता है सर? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो टैक्स लगाना चाहती है वो यहां लगाती है। जैसे राज्य सरकार बहुत सारे टैक्सेस लगाती है। प्रॉपर्टी टैक्स सुना है कभी? प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ, वो राज्य सरकार लगाती है, तो राज्य सरकार का पावर है, तो उसके लिए क्यों लगाती है? क्योंकि यहां लिखा है इसलिए लगाती है, ठीक है। वैसे ही अगर दोनों गवर्नमेंट मिलके कोई टैक्स लगाना चाहते हैं तो वो मिलके यहां पर कोई टैक्स लगाएंगे। फिलहाल तो ऐसा देश में कोई है नहीं जो दोनों गवर्नमेंट मिलके लगाती है, बट लगाना चाहती है तो यहां पर उसको पावर डालना पड़ेगा, तब तक नहीं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी टैक्स भारत सरकार अपने से नया टैक्स नहीं ला सकती है। अगर लाना है तो वही टैक्स ला सकते हो जिसका आपके पास टैक्स लगाने का पावर है। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी, बोलिए। है तो ऐसा तो कुछ भी लेके आएंगे, कल जाके क्या बोलेंगे मालूम? ये लोग पैसे की कमी पड़ रही है तो हमको क्या लाना है मालूम? सुनो ना, सुन के तुम शौक हो जाओगे, हाँ शौक हो जाओगे, तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है ये आदमी। सुन, बोलूं मैं? हाँ, कल इनको अगर दिल करेगा और पैसा चाहिए, कमी कमी हो रही है देश चलाने के लिए, तो कल ये एक नया टैक्स लेके आएंगे, ब्रीदिंग टैक्स, ब्रीदिंग ब्रीदिंग टैक्स, सांस लेने पे टैक्स लगा देंगे, ठीक है। सर भला ऐसा भी कोई टैक्स होता है सर? है, दुनिया के किसी कोने में ऐसा टैक्स है, भारत में नहीं है, लकी मानो, ठीक है। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं बात करूंगा, ठीक है। अब ये टारगेट मैं आपको देता हूं, ठीक है। ये आप ढूंढ के बताओ, गूगल है आज की तारीख में, तो गूगल की दुनिया है ना, यस, उसमें ढूंढना कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है ढूंढना कि ब्रीदिंग टैक्स कौन से देश में लगता है। 30 सेकंड में गूगल बता देगा, आराम से ढूंढना लेक्चर के बाद, ठीक है। कुछ लोग अभी ढूंढ के कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, वो भी कर सकते हो आपको करना है तो। कुछ देश है उसके कुछ एरियाज में ब्रीदिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट भी लग। यस, मोहन, मोहन ने देखो सर्च मार दिया। अब मोहन ने मार दिया तो सबको बता ही देता हूं, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहां पर ब्रीदिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट है, जितना सांस लोगे उतना टैक्स देना पड़ेगा। ये क्या बात हो गई सर? है, बस अब क्या करें। तो वही बोल रहा हूं ना मैं, तुम अगर सरकारों पे डाल दोगे, तुमको जो लगाना है लगाओ, तो सरकारें तो कुछ भी लगाएगी भाई, सरकारें तो हमें बर्बाद कर देगी टैक्स लगा लगा के। तो हर चीज पे टैक्स लगाने के पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पावर होना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहता हूं और कुछ नहीं, ठीक है। क्या हमें इनकम टैक्स लगाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल गया? हाँ मिल गया। कौन सी एंट्री से मिला? एंट्री नंबर 82 से मिला, इतना दिमाग में रखना। अब हम लोग बात करेंगे कि इनकम टैक्स लॉ का नाम क्या है। इनकम टैक्स का नाम है द इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये इसका नाम है, ठीक है। तो हमारा अगला डिस्कशन अब ये है कि अगर मुझे इनकम टैक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेना है, सब कुछ पढ़ लेना है, मुझे इनकम टैक्स का मास्टर बन जाना है, धुरंधर बन जाना है, एक्सपर्ट बन जाना है, तो मुझे क्या क्या चीज पढ़नी पड़ेगी, मुझे क्या क्या रेफर करना पड़ेगा? ये हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन क्या है बोर्ड पे देखना, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सोर्स है मेरे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे इनकम टैक्स लॉ के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कानून पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मुझे पढ़ना पड़ेगा द इनकम टैक्स एक्ट, जो 1961 में आया था भारत में, ठीक है। ये पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा।
तो सीए इंटर में है सर पूरा का पूरा नहीं है। सीए इंटर में कुछ सिलेक्टिव सेक्शंस रखा है इंस्टीट्यूट ने, पूरा नहीं रखा है। पूरा सीए फाइनल में आता है, इंटर में नहीं आता है पूरा। अभी 50 नंबर के लिए पूरा पढ़ाते बैठेंगे? तो सीए फाइनल में 100 नंबर का पूरा पेपर है इनकम टैक्स, तो तब पूरा पढ़ लेना। अभी जो सिलेक्टिव सेक्शन है वो पढ़ लेना। तो सर ये सब पढ़ के हमको बेसिक कंप्यूटेशन ये सब आ जाएगा? ये सब आसानी से आ जाएगा, उतना सब पढ़ा है उन्होंने, एकदम भी बेसिक नहीं है। उतना पढ़ा दिया है कि आप किसी का भी टैक्स निकाल सकते हो, किसी को भी बता सकते हो कि भाई तेरा टैक्स कैसे निकाला जाएगा और तेरा टैक्स कैसे बचाया जाएगा। तो उतना आप बता सकते हो किसी को भी, ठीक है। उतना सीए इंटर में उन्होंने पढ़ा दिया है, ताकि आप जब इंटर के बाद ऑफिस जाओगे, आर्टिकलशिप करोगे, तो आपको हेल्प होनी चाहिए ना। पूरा ऑब्जेक्टिव ही हेल्प होना चाहिए, नहीं तो क्यों पढ़ा रहे? टाइम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे, ऑफिस में काम आना चाहिए आपके। तो उतना आपके सिलेबस में इन्होंने रखा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट में क्या है सर? सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शंस है। सेक्शंस में क्या लिखा है? अलग अलग कानून लिखे, ये सेक्शन के हिसाब से ये करोगे, वो सेक्शन के हिसाब से वो करोगे, ठीक है। तो एक्ट पूरा पढ़ लिया सर, उसके बाद और क्या पढ़ना पड़ेगा? और क्या पढ़ना जरूरी है सर इनकम टैक्स के लिए? इनकम टैक्स के लिए सेकंड चीज जो पढ़नी पड़ेगी, ये सब आपकी कलर बुक के अंदर भी है, मैं वहां से भी बता सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हो कि सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्या है, पेज नंबर 1.1 पे, ठीक है। यहां पर सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के बारे में जानने के लिए इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी पूरे सिलेबस के अंदर। उसके बाद सेकंड चीज आपको जो पढ़नी पड़ेगी वो इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोर्ड पे एक एक लिख के समझाता हूं तुमको। सेकंड है इनकम टैक्स रूल्स। ये क्या होता है सर? ये क्यों आता है, कौन लाता है? इसका नाम है इनकम टैक्स रूल्स 1962। ध्यान से सुनना प्लीज। जो एक्ट है ना, एक्ट वो आपको कानून बताता है, कानून, कि ये फला फला काम आपको नहीं करना है, ये फला फला काम आपको इस तरीके से करना है, बस खत्म। आप इतना कमाओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, आप इतना कमाओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, आपने इतना कमा के इतना टैक्स नहीं दिया तो आपके ऊपर इतनी पेनाल्टी लगाएंगे, इतना इंटरेस्ट लग, कानून आपको बताएगा ये सब कुछ। ये एक्ट है आपका। रूल्स क्या होता है सर? रूल्स आपको प्रोसीजर्स बताते हैं, प्रोसीजर्स। मान लो मैंने फला फला अमाउंट ऑफ इनकम कमा लिया, 10 करोड़ रुपए कमा लिए, अब मुझे टैक्स भरना है, तो मैं कैसे भरूंगा? प्रोसीजर है ना ये। हाँ, मैं कहां जाऊं, वेबसाइट पे कहां जाऊं, कहां पेमेंट करूं, यस, मुझे कहां से रिसीट मिलेगी? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये प्रोसीजर है। ये कौन बताता है? रूल्स बताता है। तो एक्ट आपको कानून बताएगा कि आपको कब टैक्स भरना है, कितना भरना है। रूल्स आपको बताएगा कैसे भरना है, ये प्रोसीजर्स बताएंगे सारे के सारे। तो सर रूल कौन बनाता है? सर रूल, रूल कौन बनाता है? रूल बनाता है एक बोर्ड है, उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड, ध्यान से सुनना इसका नाम आज के बाद, ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसको आप शॉर्टकट में बोल सकते हो सीबीडीटी। हर एक कानून का एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड उसको कंट्रोल करता है, उसके बारे में सब देखता है, सब कुछ बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी गवर्निंग बॉडी होती है वो। मिसाल के तौर पर आरबीआई, आरबीआई सारे बैंकों का गवर्निंग बॉडी है, बोलो। आईसीआई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का गवर्निंग बॉडी है, करेक्ट। वैसे ही सीबीडीटी सारे इनकम टैक्स का गवर्निंग बॉडी है। यही बनाता है सब कानून। ये लोग के अंदर ही लोग हैं जो इनकम टैक्स के अंदर कानून बनाते हैं, कानून में बदलाव लाते हैं, सब ये लोग ही करते हैं, ठीक है। ये लोग ही सब करते हैं, रूल्स भी ये लोग ही बनाते हैं, एक्ट भी ये लोग ही बनाते हैं, सब कुछ ये लोग ही करते हैं। फिर बाद में खाली निर्मला सीतारमण जी उस पर क्या अप्रूवल दे देती है बस। मिनिस्टर्स लोग थोड़ी बैठ के बनाएंगे, क्या फाइनेंस मिनिस्टर खुद इनकम टैक्स लॉ बनाते हैं? नहीं, सॉरी टू से, उनको तो हर एक प्रोविजन भी नहीं पता होगा इनकम टैक्स का, उनको तो नॉलेज भी नहीं होगा हर एक चीज के बारे में। उधर एक्सपर्ट्स बैठे हुए डिपार्टमेंट में, जो लोग बैठ के बनाते हैं सब कुछ। तो आपको अगर इनकम टैक्स का धुरंधर बनना है तो एक्ट पढ़ो, पहले पूरा एक्ट अच्छे से पढ़ो। पढ़ लिया सर एक्ट, एक्ट पढ़ने के बाद रूल्स पढ़ो, सारे रूल्स पढ़ो, इनकम टैक्स के जितने भी रूल्स है सब प्रोसीजर पढ़ो। सर रूल्स सिलेबस में, रूल्स आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्ट है आपके सिलेबस में। आपको एक्ट पढ़ना है, सेक्शन नंबर सब अच्छे से पढ़ना है। रूल्स आपके सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने नहीं रखा है, ठीक है। वो फाइनल सीए में भी नहीं है, वो प्रोसीजर है, वो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जब उतरोगे तब सीखोगे। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज, ध्यान से सुनना। हर साल बजट आता है, ये सबको पता है। किस तारीख को आता है बजट, एनी आइडिया? फर्स्ट फेब को आता है, ठीक है। फर्स्ट फेब को आपका बजट आएगा। इस साल भी आया होगा फर्स्ट फेब 2025 को, ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरी स्टोरी।
1 Feb 2025 को आपका बजट आता है, उसको बोलते हैं फाइनेंस बजट। सर ये बजट में क्या होता है सर? इसमें फाइनेंस मिनिस्टर आके आपको बताएंगे कि आने वाले साल के लिए हमारा क्या क्या बजट है, आने वाले साल में हम कितना पैसा कमाने वाले हैं, कितना खर्च करने वाले हैं, देश की तरक्की में कितना पैसा लगाएंगे, कहां कितना लगाएंगे, गरीबों के लिए कितना रखेंगे, रोड बनाने के लिए कितना रखेंगे, हॉस्पिटल के लिए कितना रखेंगे, एजुकेशन के लिए इतना पैसा रखेंगे। ये सारी बातें उसमें की जाती है, ठीक है, बजट में। साथ साथ में ये भी बातें की जाती है बजट में कि आने वाले साल में इनकम टैक्स में क्या क्या बदलाव होंगे, जीएसटी में क्या क्या बदलाव होंगे, ये सारे अमेंडमेंट्स के बारे में भी यहां बोला जाता है, ठीक है। लगभग 1.5-2 घंटे तक ये बजट चलता है, सुबह 11 बजे शुरू होता है, 12:30 से 1 बजे तक बंद हो जाता है। 1.5 से 2 घंटे तक फाइनेंस मिनिस्टर उसमें कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं कि आने वाले साल के लिए उनका क्या प्रपोजल है। तो सर ये जो फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को बोल दिया, क्या वो पत्थर की लकीर है? नहीं, वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो सिर्फ बजट है, वो सिर्फ प्रपोजल है। ध्यान से सुनना, वो प्रपोजल है, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी राय रखी है लोगों के सामने, सरकार की राय रखी है लोगों के सामने, ओपिनियन रखा है कि हम ये सब चेंजेस करना चाहते हैं अगले साल के लिए। क्या कहना है आप लोगों का? आप लोगों का मतलब देश की 140 करोड़ जनता का। फिर लोग सुझाव देते हैं सरकार को कि नहीं नहीं ऐसा अमेंडमेंट मत करो, लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसा अमेंडमेंट मत करो, ये चेंज मत करो, वो चेंज मत करो। सरकार उन सबको सुझाव को लेती है, देखती है, उसमें से जो सुझाव लेना है वो लेगी, जो नहीं लेना है वो नहीं लेगी। उसके बाद सरकार पार्लियामेंट में जाती है। ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट में जाएगी, उस पर चर्चा करेगी। किस पर? इस बजट पे, उस पर चर्चा होगी बजट पे। और फिर पार्लियामेंट में लोगों का वोट लिया जाएगा। वो लोगों का मतलब वो नेता लोग का वोट लिया जाएगा, एमपी लोगों का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों का। वो लोग वोट करेंगे उसको, ठीक है। और फिर वो लोग वोट करेंगे और फिर वो क्या बनेगा, ये जो बजट था, ध्यान से सुनना, वो फाइनल हो जाएगा। बात बंद करो बेटा, वो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। और एक बार वो जब फाइनल हो जाएगा, इसको लगभग 1.5-2 महीने लग जाते हैं। बजट जो फरवरी में आया था उसको फाइनल होते होते मार्च हो जाता है, ठीक है। बीच में 2 महीने उस पर चर्चा होती है, प्रोसीजर है, प्रोसेस है, पूरा पार्लियामेंट में जाना, ठीक है, पार्लियामेंट में सारे नेताओं के साथ डिस्कस करना। और फिर जब ये फाइनल हो जाता है तो तब इसे बोला जाता है, सुनो बेटा, फाइनेंस एक्ट। क्या बोला जाता है? फाइनेंस एक्ट। और ये कौन सा साल चल रहा है? 2025, तो इसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2025। और अब इसमें जो लिखा होगा वो सारी चीजें फाइनल चेंजेस मानी जाएगी, ठीक है। फाइनल चेंजेस के लिए आपको बजट नहीं देखना है, फाइनल चेंजेस के लिए आपको क्या देखना है? बोलो सब लोग, फाइनेंस एक्ट देखना पड़ेगा जो मार्च में आएगा, ठीक है। बजट में जो बोली गई है वो सिर्फ प्रपोजल है, सुझाव है। चर्चा होने के बाद जब पार्लियामेंट में उसको रखा जाएगा, सब लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, वोट करेंगे उसके फेवर में, उसके बाद वो फाइनल होगा, उसको बोलेंगे फाइनेंस एक्ट 2025। अब सुनो, हम लॉ तो 1961 का पढ़ रहे हैं, कानून का नंबर कौन सा है? 1961 से ये कानून है, ठीक है। लेकिन हमारा लॉ जो है वो अभी तक का अमेंडेड लॉ होना चाहिए। क्या आप 1961 में जो लॉ आया था वो पढ़ रहे हो अभी? बताइए, वो पढ़ोगे? वो पढ़ने में इच्छा है आपकी कि जो 2025-26 में एप्लीकेबल है वो पढ़ने में इच्छा है आपकी? आपकी तो आज का लॉ पढ़ने में इच्छा होगी, करेक्ट और नॉट? तो देयरफॉर आपको हर साल एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर, एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आपको हर साल जो चेंजेस आए हैं वो पता लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो पता लगाना बहुत जरूरी है। तो आप जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ने वाले हो वो 2025 के फाइनेंस एक्ट से अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी किताब पूरी की पूरी 2025 के बजट के हिसाब से अपडेटेड है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जहां पर भी अमेंडमेंट्स होंगे वहां पर क्या होगा, आपको ग्रीन कलर दिखेगा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? प्लीज टेल मी। वो ग्रीन कलर में अमेंडेड दिखेगा। तो ये आपकी तीसरी चीज है जो आपको पढ़ना जरूरी है एज अ व्हाट, अगर आपको इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज लेना है तो, ठीक है। और क्या पढ़ना जरूरी है सर इनकम टैक्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए? एक्ट पढ़ लिया सर, रूल भी पढ़ लिया, बजट भी पूरा पढ़ लिया, फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया सर। जैसे बजट आया उसके बाद बजट फाइनल हुआ, सरकार ने साइन किया, अप्रूवल किया, बोला ये बजट फाइनल हो चुका है, फाइनेंस एक्ट पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया सर। अब और क्या पढ़ूं सर? और क्या पढ़ूं? और एक दो चीजें वो मैं बता देता हूं आपको। उतना सब पढ़ लेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इनकम टैक्स के धुरंधर बन जाओगे। चौथा, सीबीडीटी के बारे में पढ़ा आपने अभी अभी? कौन है सीबीडीटी? माए बाप है, इनकम टैक्स का माए बाप। इनकम टैक्स में जो भी है सब उन्हीं के कंट्रोल में ही है, ठीक है। सीबीडीटी दो चीजें इशू कर सकती है, एक होता है सर्कुलर, सर्कुलर इशू करती है सीबीडीटी हर साल, हर दिन, हर हफ्ते, जब दिल करे तब।
जब जरूरत पड़े तब, और नोटिफिकेशंस इशू करती है। सर ये सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस क्यों होते हैं सर? कोई चीज का क्लैरिफिकेशन देने के लिए। आप टैक्स पेयर हो, आपको कोई दिक्कत है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको टैक्स कैसे लगेगा, कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कितने अमाउंट पे टैक्स भरना चाहिए, हो सकता है ना, डाउट तो आ सकता है ना इंसान को, बताइए। तो सीबीडीटी आपको क्या करती है? क्लैरिफिकेशन देती है। मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट आपको सर्कुलर डालती है अपने वेबसाइट पे नोटिफिकेशंस में? बताइए। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर आप गए हो तो वहां होते हैं ना अनाउंसमेंट्स के अंदर सर्कुलर्स होते हैं, उनके नोटिफिकेशन। क्या होता है वो? बच्चों को कोई डाउट है, कुछ चीज नोटिफाई करनी है, तो इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पे सर्कुलर्स डाल देती है, अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डाल देती है, और बच्चे लोगों को बोलती है हमने वहां क्लैरिफाई कर लिया है, पढ़ लो जाकर। वैसे ही सीबीडीटी भी अपनी वेबसाइट पे सर्कुलर डालती है, सीबीडीटी भी अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन डालती है। कुछ डाउट है, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, वहां जाके पढ़ लो, ठीक है। कुछ रिलीफ देना चाहती है सरकार आपको, कुछ छूट देना चाहती है। जैसे पिछले अटेम्प्ट में देखो, कुछ वो टेररिस्ट अटैक की वजह से, पता है आप लोगों को कि एग्जाम बहुत सारे पोस्टपोन्ड हो गए थे, पता है? लास्ट अटेम्प्ट में टेररिस्ट अटैक की वजह से एग्जाम पोस्टपोन है, तो इंस्टीट्यूट फटाक से आकर सर्कुलर डाला था कि नहीं? उन्होंने नोटिफिकेशन डाला था कि अभी ये एग्जाम इस तारीख को नहीं होंगे, इस तारीख को होंगे। यस, आपको टेम्पररीली आपका एक्सटेंड कर दिया एग्जाम। तो वैसे ही इनकम टैक्स के अंदर भी ऐसी कोई आपदा आ सकती है, ठीक है। कोई आपदा आ गई, इनकम टैक्स वाले बोलेंगे ठीक है टैक्स इस तारीख तक मत भरो, 15 दिन की हम आपको छूट दे देते, 20 दिन की छूट दे देते, 1 महीने बाद भर देना। इनकम टैक्स वाले भी छूट दे सकते हैं। और आखिर में अगर आपको इनकम टैक्स का धुरंधर बनना है तो आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के धुरंधर बनने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं सी एंटर पास करने के लिए, सी एंटर पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में जो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस में जो सेक्शंस रखे हैं वो पढ़ना है, बस, पूरा भी नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको धुरंधर बनना है टैक्सेशन का, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे पहला डिस्कशन है आपके स्टडी मटेरियल में। हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ो, कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने किसी फला फला बंदे के केस में क्या बोला है, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, हाई कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, वो पढ़ो। ये सारी चीजें अगर आप पढ़ लोगे तो आप इनकम टैक्स के धुरंधर बन जाओगे। दैट्स इट, यही लिखा है इनकम टैक्स के सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ में। तो कितनी चीजें मैंने बताई आपको? मैंने टोटल 5 चीजें बताई। एक तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, एक इनकम टैक्स रूल्स पढ़ना पड़ेगा, तीसरी आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, हर साल जो अमेंडमेंट आता है और फाइनल होता है वो एक्ट पढ़ना पड़ेगा। चौथी चीज आपको सीबीडीटी जो सर्कुलर नोटिफिकेशन लाते रहती है वो पढ़ना पड़ेगा। पांचवी चीज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आते रहते हैं वो पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, उसमें कुछ सेक्शंस पढ़ना है, सारे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली चीजें बताता हूं। प्रैक्टिकली अगर आपको ये सब चीज करना है तो आपको क्या करना है? आपको जाना है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर, incometaxindia.gov.in, यहां आप जाओगे, ठीक है। यहां आप चले गए, ये आपकी इनकम टैक्स की वेबसाइट है भारत सरकार की, ठीक है। दिख रही है सबको बेटा? सबको दिख रही है? ठीक है। हाँ, यहां भारत सरकार की ये वेबसाइट है इनकम टैक्स की। अभी फिलहाल तुमको कुछ नहीं समझ आएगा, पहला दिन है आज, ठीक है। हाँ, अभी इधर आप जाओगे ऊपर तो दिख रहा है लॉज एंड रूल्स, यस। उस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो नीचे देखो कुछ चीजें खुलेगी। क्या दिखा? सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट दिखा, उस पर अगर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपके पूरे के पूरे इनकम टैक्स के सारे लाइन से सेक्शन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये पहली चीज। उसमें मैं वापस से जाऊंगा तो यहां पर आपको देखो इनकम टैक्स, ऊपर गया मैं वापस, के बाद नीचे आ जाना, इनकम टैक्स रूल्स दिखा, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो आपको सारे रूल्स दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो रूल 1 2 2A 2B जो भी है, ठीक है। तीसरी चीज, इस पर मैंने वापस क्लिक किया, राइट हैंड साइड पे देखना दिख रहा है सर्कुलर नोटिफिकेशन, बोलिए। सर्कुलर पे क्लिक करूंगा, इनकम टैक्स के जितने सर्कुलर है वो सारे आना शुरू हो जाएंगे। आपको पढ़ना नहीं है, मैं बता रहा हूं बस, ठीक है। कल जाकर आप ऑफिस भी तो जाओगे ना काम करने के लिए, अभी भी तो हेल्प होना चाहिए, खाली पढ़ने का क्या सेंस बनता है, वहां भी तो काम आना चाहिए। उसके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करूंगा, जो भी सीबीडीटी को नोटिफाई करना था वो नोटिफाई ये लोग करते रहते हैं रोज यहाँ पर। उसके बाद राइट हैंड साइड पे वापस से आना, देखो फाइनेंस दिखेगा, एक्ट दिखेगा, दिख रहा है फाइनेंस एक्ट, बोलो। ये फाइनेंस एक्ट पे क्लिक करूंगा, तुमको कौन से साल का फाइनेंस एक्ट देखना है भाई? अभी कौन सा साल का फाइनेंस एक्ट देखने में इच्छा रखते हो आप जो देखने की इच्छा रखते हो देखो 1961 से सारे वेबसाइट पे, ठीक है। आर यू क्लियर? सीबीडीटी की वेबसाइट पे कब से है?
1961 से लेकर अब तक बजट में जो भी चेंजेस आए हैं, हर साल के चेंजेस उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिए। आर यू क्लियर? हम लोग कौन से में इंटरेस्टेड है? 2025 वाले में। इज एवरीवन क्लियर? तो सिर्फ सीबीडीटी की ये जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इस पे सिर्फ आपको एक चीज नहीं दिखी है। बताओ, जो मैंने सोर्सेज बताया उसमें से कौन सी चीज आपको यहां नहीं दिखी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको यहां पर नहीं दिख रहे, करेक्ट? उसके लिए आपको कोर्ट की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट सिर्फ इनकम टैक्स के फैसले सुनाता है कि बहुत फैसले सुनाता है? बहुत सुनाता है ना, सिर्फ इनकम टैक्स की बातें तो नहीं करता है ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बराबर? तो ट्रिब्यूनल का भी, ट्रिब्यूनल की वेबसाइट अलग होती है बेटा, ठीक है? ट्रिब्यूनल की, इनकम टैक्स की जो खुद के कोर्ट होते हैं ना, उनकी वेबसाइट भी अलग होती है ट्रिब्यूनल की, ठीक है? उसको इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बोलते हैं, आईटैट। आपने काम किया होगा शायद, इसलिए पता है आपको। बाकी सब लोग, अभी बच्चे बहुत न्यू है सब चीज़ों के लिए। हाई फंडू वर्ड्स अभी मैं यूज़ नहीं करूंगा, पहले कुछ लेक्चर था, ठीक है? एकदम बेसिक रखना है अपने को सब्जेक्ट को, हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना, हम लोग एकदम ये सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं आज, ठीक है? तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको कोर्ट के जजमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो आपको गवर्नमेंट की कोर्ट की वेबसाइट पे मिलेंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है? उसके लिए आपको यहां नहीं आना है। तो ये है आपका सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी बोलो तो मैं आगे बढ़ता हूं फटाफट। जवाब दे दो प्लीज, ठीक है? थोड़ा सा आज का लेक्चर थोड़ा सा थियरी होगा, क्योंकि आज पहले मेरे को बेसिक इंट्रो देना है ना, फिर एक बार इंट्रो हो जाएगा, फिर बाद में सब प्रैक्टिकली रहेगा मोस्टली। पहले आज सब्जेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया तो दूं मैं आपको, कैसा चलेगा ये सब्जेक्ट, क्या है। अब हम लोग बात करेंगे, सुनो सर, इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है सर, हमको क्या पढ़ना है ये सब में से? सर ये सब में से आपको सिर्फ एक्ट पढ़ना है बस, रूल्स नहीं पढ़ना है? नहीं नहीं, रूल्स वूल्स आपके सिलेबस में नहीं। सर्कुलर नोटिफिकेशन, बजट पढ़ना है? हाँ बजट पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, जिधर जिधर अमेंडमेंट है वो ग्रीन कलर में आपकी किताब में ऑलरेडी है, ठीक है? जब आएगा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? सर सर्कुलर नोटिफिकेशन इतने ज्यादा, एक आध सर्कुलर है वो आपके सिलेबस में कवर्ड है, वो बुक में भी कवर्ड है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज को टच भी नहीं करना है अभी सीए इंटर के अंदर, ठीक है? तो क्या पढ़ना है फिर? सिर्फ एक्ट पढ़ना है बस, एक्ट पढ़ के काम चल जाएगा? हाँ काम हो जाएगा आपका। एक्ट का नाम क्या है सर? द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इतना बड़ा एक्ट है सर ये। देखिए, अगर काउंट करने जाओ मैं नंबर ऑफ सेक्शंस, तो 298 सेक्शंस है लॉ के अंदर, ठीक है? 298 सेक्शंस, ठीक है? और उसमें से सिलेबस में कितने सर हमारे? आपके सिलेबस में कुछ होंगे 30% होंगे, समझ लो आप। 298 का 30% कितना होता है? 70-80, ठीक है? तो 298 में से 70-80 सेक्शंस आपके सिलेबस में है सी इंटर में। जब आप फाइनल सी में आओगे तभी पूरे के पूरे 298 सेक्शंस आ जाएंगे, ठीक है? अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं मैं। आप लोग जो हो, जो मई 26 में एग्जाम, सब लोग ध्यान से सुन रहे हो मेरी ये बात को? बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस पे मेरे को सबसे ज्यादा सवाल आने वाले हैं अगले एक साल तक, ठीक है? जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है, मेरे को परेशान कर दोगे तुम लोग ये सवाल से, तो ये मैं पहले लेक्चर में ही क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, ठीक है? सुन रहे हो सब लोग? ध्यान से सुन लेना इसको एकदम अच्छे से, रिकॉर्ड करके रख लो अपने दिमाग में ये बात को। आप लोग जो एग्जाम जैन 26 में दे रहे हो, या सितंबर 25 में दिया होगा, ठीक है? या दोगे, या मई 26, या सितंबर 26, या जैन 27 तक, कब तक बोला मैंने? जैन 27 तक जो भी एग्जाम दे रहा है, ठीक है, वो बहुत स्पेशल किस्म के स्टूडेंट है, उनसे बहुत प्यार करती है भारत सरकार, उनसे बहुत प्यार करती है इंस्टीट्यूट, ठीक है? क्यों सर, ऐसे क्यों बोल रहे हो हमको? सुनो, क्योंकि अगले साल है ना, अगले साल मतलब 2026 में, ठीक है? थोड़ा बहुत तो न्यूज पता ही होगा, आप लोग न्यूज व्यूज देखते हो, अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है। बात सुनो, न्यू इनकम टैक्स का कानून आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, ये सब फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? तुम पुराना ही पढ़ोगे, ठीक है? तुम कौन सा पढ़ोगे? जैन 27 तक जिसका भी अटेम्प्ट है वो क्या पढ़ेगा?
मेरे को पूरी बात कर लेने दो, मैं सवाल भी लूंगा आपके, ठीक है, पूरी बात कर लेने दो। जैन 27 तक जो कानून पढ़ोगे उसका नाम क्या होगा? इनकम टैक्स एक्ट 1960, वही पढ़ोगे आप, ठीक है। लेकिन भारत सरकार ने नया कानून अनाउंस कर दिया है और बोला है अगले साल से वो एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा बोला है, फिलहाल तो बोला है, और 99% हो भी जाएगा। अगले साल मतलब अगला फाइनेंशियल ईयर 26-27 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एग्जाम के लिए वो मई 27 से एप्लीकेबल होगा। कब से एप्लीकेबल होगा एग्जाम के लिए वो नया वाला कानून? बोलिए। मई 27। आप में से कोई भी मई 27 वाला तो नहीं है, ये तो पक्की बात है, करेक्ट? उसी के लिए तो बैच ही नहीं है भाई, उसके लिए तो मैं अभी पढ़ा भी नहीं सकता हूं, ठीक है। तो आप लोग कुछ ऐसे बंच ऑफ स्टूडेंट्स इतने स्पेशल हो, क्यों स्पेशल बना रहे हो सर? ऐसा जबरदस्ती दिमाग खराब कर रहे हो तो पुराना पढ़ा रहे हो। मैं क्या कर सकता हूं, जो सिलेबस में एप्लीकेबल नया पढ़ा दूं पहले ही, और तुम एग्जाम में नया लिख के आओगे, क्वेश्चन पुराने का आएगा, वो तो नहीं कर सकते। आप लोग क्यों स्पेशल हो पता है? क्योंकि आप लोग इंटर में पुराना पढ़ोगे, करेक्ट, राइट? और जब फाइनल में जाओगे तो आप क्या पढ़ोगे? बोलिए। नया। बिलीव मी, बहुत जरूरी है ये कि आप जब नया पढ़ोगे ना तो आपको कंपेयर करने के लिए कुछ होना चाहिए कि पुराने में क्या था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? जब आप फाइनल पढ़ोगे ना तब आपको नया पढ़ना है, क्योंकि फाइनल जब भी पढ़ोगे वो आप 2 साल 2.5 साल बाद ही पढ़ोगे ना, अभी तो नहीं पढ़ोगे, करेक्ट? 2.5 साल 3 साल बाद, अभी तो नहीं आएगा फाइनल अटेम्प्ट आपका। 28-29 के आसपास ही आएगा ना, उससे पहले तो किसी का नहीं आने वाला फाइनल अटेम्प्ट। तो आप लोग को इंटर में अभी ये पढ़ना है, फाइनल में वो पढ़ना है। सर यार ये तो गलत टाइम पे पैदा हो गए सर, ठीक है, काश 1 साल लेट पैदा होते। बोल सकते हो आप गलत, थोड़ा जल्दी पैदा हो गया आप समय से। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये हवा है खाली। इन्होंने जो नया इनकम टैक्स लॉ लाया, मैं पढ़ के बैठा हूं पूरा, ठीक है, इन्होंने वेबसाइट पे भी डाल दिया है, देखो इधर आप जाओगे ना लॉ में, दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है बेटा? उन्होंने रेड रेड भी करके रखा है, न्यू, दिख रहा है? दिख रहा है? मैं प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा पूरा सब्जेक्ट आपको, ठीक है, मतलब रट्टा ये प्रोविजन है, पढ़ लो रट्टा मार लो, उसमें मजा नहीं आएगा तुमको भी। हर चीज प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, और उतनी तय समय में, जितना समय बोला उतने में ही, कुछ एक्स्ट्रा टाइम 300 घंटे नहीं पढ़ाने वाला मैं तो, जितना बोला उतना ही बस, उतने में सब हो जाएगा। बस एक अप्रोच होना चाहिए प्रॉपर। नया वाला आ चुका है कानून वेबसाइट पे, लेकिन अभी कानून एप्लीकेबल नहीं हुआ है, समझ आ रहा है तुमको? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में वही ना प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा ना सरकार को, नया कानून भी लाने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, सबसे वोट लेना पड़ेगा। यस, वो प्रोसेस है ना पूरा, वो फॉलो हो, टाइम लगेगा उसको। लेकिन सरकार ने बोला अगले साल हम वो सब करके खत्म कर देंगे, ठीक है। इनफैक्ट अभी मानसून सत्र में ही उस पर चर्चा होने वाली है। आज से ही मानसून सत्र चालू हुआ है भारत सरकार का, आज आज की तारीख से ही। तो अभी जरा न्यूज व्यूज देखते रहोगे तो आपको भी थोड़ा अपडेट लेते रहना, ठीक है, कि नए इनकम टैक्स लॉ का क्या हुआ है। तो आज से मानसून सत्र पे इस पर चर्चा भी होने वाली है कि नए इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूं, अब मुद्दे की बात करते हैं। आप ये वाला लॉ पढ़ लोगे ना एक बार, ठीक है, और जब उसके बाद नया पढ़ोगे ना, तुमको 99.9% चीजें सेम ही दिखेगी, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया उन्होंने। हाँ, सेक्शन नंबर ऊपर नीचे कर दिया है बस, ठीक है। यहाँ जो सेक्शन 32 था उसको वहाँ 35 कर दिया, वहाँ जो 35 था उसको यहाँ 36 कर दिया, ऊपर नहीं, बस कॉस्मेटिक चेंजेस है। ऐसा कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, कि ऐसा नहीं लगेगा कि ये पढ़ने के बाद वो पढ़ूंगा तो कुछ नया पढ़ रहा हूँ, कुछ नया नहीं लगेगा, ठीक है, सेम ही है ऑलमोस्ट। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब आप पढ़ोगे तब समझ आएगा। तो इतनी कोई चिंता करने वाली बात है नहीं। नया इनकम टैक्स लॉ आ रहा है, लाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पुराना पढ़ के नया पढ़ने में कोई टाइम नहीं लगेगा। हाँ, सेक्शन नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे ऑब्वियसली, कानून का नाम बदल जाएगा, कानून का नाम बदल जाएगा ऑब्वियसली, इनकम टैक्स एक्ट 2026 कर देंगे उसको, ठीक है। हाँ, कुछ बोल रहे थे बेटा, बोलिए। ऐसा क्यों किया इन्होंने? बहुत अच्छा सवाल है। एक इमारत है, एक क्या है, तो बोलो भाई। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, आज से 70 साल पहले बनी थी। उस पर कितना रिपेयर करूं मैं, बताओ? मैं क्या बोल रहा हूं आपको, उसमें कितना रिपेयर करूं, बोलिए। पुराने लॉ में क्या हो गया था, पिछले 60-70 सालों में 1961 से अभी तक 2025 तक 64 ईयर्स हो गए, करेक्ट? 64 ईयर्स में 64 बार बजट आया, करेक्ट? 64 बार बजट आया, 64 से भी ज्यादा बार बजट आया, इनफैक्ट 64 नहीं। उसके बाद हर साल अमेंडमेंट्स आए, बराबर, हर साल एग्जिस्टिंग सेक्शन में अमेंडमेंट कर रही है सरकार, किसी किसी सेक्शन को 25-25 बार अमेंड किया है। मुझको बताओ, सेक्शन की पूरी काया पलट हो गई होगी यहां से वहां, बोलिए ना।
तो उन्होंने क्या किया, मिक्स करके एक सिंपल सेंटेंस में लिख के नए लॉ में डाल दिया। बात वही बोली लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में, समझ आया? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है, सिंप्लीफिकेशन किया है उसने, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, बट बात वही की गई है, वही की गई है जो पहले 25 बार अमेंड करके वही बात हुई है, वो अल्टीमेटली उन्होंने एक लाइन में लिख दिया उधर। ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया है कि नंबर ऑफ सेक्शंस जो है ना वो रिड्यूस हो गए, 30% से कम हो गए सेक्शंस नए कानून में। लेकिन कानून के अंदर तुमको क्या लगता है नए कानून के अंदर लोगों से कम टैक्स लेंगे लोग, हाँ कि ज्यादा लेंगे? बोलो। ज्यादा ही लेंगे ना, कम कैसे हो सकता है टैक्स देश का? ठीक है, बढ़ेगा ही उसमें टैक्स, कम नहीं होने वाला है, सरकार कैलकुलेशन करके बैठती है सब। हाँ, बहुत समय हो चुका था और समय समय के साथ लॉ में चेंजेस होने चाहिए। एक लेवल के बाद आप पूरा का पूरा लॉ बदलो, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है। 60 साल पहले लोगों ने बनाया था उसको, ठीक है, उस समय की रिक्वायरमेंट अलग थी देश की, अभी देश की रिक्वायरमेंट अलग है। यस और नो? जीएसटी भी तो आया ना, जीएसटी कब आया पता है आपको? 2017 में आया, उससे पहले कुछ और हुआ करता था, तो उसको भी तो लाया गवर्नमेंट ने, ठीक है, सबको मिक्स करके। तो यहां पर भी उनका ऑब्जेक्टिव सिंप्लीफिकेशन बोला तो यही है उन्होंने। अब अच्छी तरीके से कब पता चलेगा? जब प्रैक्टिकल लाइफ में वो लॉ कानून एक्चुअल में आ जाएगा, जब लोग उसको प्रैक्टिस करना चालू करेंगे, आप पढ़ना चालू करोगे, मैं पढ़ाना चालू करूंगा, लोग प्रैक्टिकल लाइफ में टैक्स भरना चालू करेंगे, तब पता चलेगा सही में सिंप्लीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। करेक्ट और नॉट? सरकार तो यही बोलेगी ना, कोई सरकार ये बोलेगी हम नया कानून इसलिए लाए क्योंकि और कॉम्प्लिकेट करना है? कोई बोलेगा ऐसे खुद से? बोलो, नहीं बोलेगा। सरकार तो यही बोलेगी सिंपली। तो उनका ऑब्जेक्टिव ये है सिंप्लीफिकेशन, हमको थोड़ा सा ऐसा बनाना है ताकि आम आदमी को थोड़ा समझ आए, सिर्फ एक्सपर्ट के ऊपर नहीं हो, छोटी छोटी चीज के लिए आपको एक्सपर्ट के पास जाना नहीं पड़े, छोटी चीजों को इतना लंबा ना खींचे हम अननेसेसरी लॉ के अंदर। 2 लाइनों में लिख के जो बात कर सकते हो उसको 2 लाइनों में खत्म करो, क्यों खींचना उसको अननेसेसरी? इसलिए लोग नया इनकम टैक्स लॉ ला रहे हैं। ये मैंने सिर्फ इसको नॉलेज के लिए बताया है, आपको नया इनकम टैक्स लॉ के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना है प्लीज। जैन 2027 तक आपको उसको टच भी नहीं करना है, वो तब तक तो एप्लीकेबल है ही नहीं। उसके बाद मई 27 से एप्लीकेबल, सुन लो, हो सकता है अगर सरकार ने अगले साल उसको पार्लियामेंट में क्या कर दी, बोलिए, लागू कर दी। ठीक है, अब वो लागू करेगी नहीं करेगी वो मैं नहीं बोल सकता हूं, ठीक है, बीच में 50 किस्म की रुकावट आती है। लागू कर देगी सरकार, तो बोल रही है अगले साल हम लागू करेंगे, अगले साल लागू करेगी तो मई 27 के लिए एप्लीकेबल होगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी। नहीं, सवाल जरूर पूछना चाहिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल पूछा आपने, मैं बोलूंगा, आगे भी बोलूंगा, ठीक है। ओके, आपका नाम? अमन? अमन, ठीक है अमन। तो मैं आगे भी बताऊंगा, मैं न्यू इनकम टैक्स लॉ के बारे में बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज देता रहूंगा, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि अपने को नहीं पढ़ना है ना, जो नहीं पढ़ना है एग्जाम के लिए अभी उस पर हमको ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। अमन, आप अलग से भी मुझे पूछ सकते हो इस चीज के ऊपर अगर आपको और भी कुछ क्लैरिफिकेशन, ठीक है। ओके, तो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना है अपने को, पुराना वाला, ठीक है, इस बुजुर्ग को पढ़ना है हमें, नया वाला नहीं मिलेगा पढ़ने अभी फिलहाल तो, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, डोंट वरी, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है उसमें, ठीक है। तो सिंप्लीफाई किया है सिर्फ, कोई प्रोविजन बदल नहीं गए, ठीक है, प्रोविजन ऑलमोस्ट सेम ही है। अब इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये हमारे कानून का नाम है, ठीक है। अब कोई भी टैक्स अगर सरकार को लगाना है ना, कोई भी टैक्स, मैं लाइन से नाम लिखूंगा बहुत सारे टैक्सेस, कोई भी टैक्स अगर सरकार को लगाना है तो सरकार को उसका कुछ ना कुछ रीजन बताना पड़ेगा कि ये टैक्स मैं क्या करूंगा तो मुझ पे लगेगा, मुझे कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं एक इंसान हूं, मुझे कोई एक्टिविटी करनी, अगर मैं वो एक्टिविटी करूंगा तो मुझ पे टैक्स लग जाएगा। मैं घर पे बैठा हूं, आराम से सो रहा हूं अपने बेड पे, कुछ नहीं कर रहा हूं, 12 महीने बैठा हूं, बस टीवी देख रहा हूं, कुछ नहीं करता हूं, सुबह उठता हूं, खाना खाता हूं, सो जाता हूं, फिर खाना खाता हूं, फिर सो जाता हूं, फिर घूमने जाता हूं, फिर आता हूं, फिर सो जाता हूं, ठीक है। तो मेरे पे क्यों लगेगा भाई इनकम टैक्स? कुछ करना तो पड़ेगा ना मुझे, कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी मुझे। कोई भी टैक्सेशन सिस्टम के लिए आपको कोई एक्टिविटी करनी चाहिए, बिना एक्टिविटी करे तो सरकार टैक्स नहीं लगाएगी आपके ऊपर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझ पर टैक्स लग जाए? अलग अलग किस्म की एक्टिविटी करनी पड़ेगी अलग अलग किस्म के टैक्स के लिए। तो मैं यहां 2 कॉलम बना रहा हूं जस्ट आपके नॉलेज के लिए, टैक्स या ड्यूटीज, मुझे क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? मिसाल के तौर पर, अगर सरकार मुझ पर जीएसटी लगाना चाहती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो मुझे क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी? बोल सकते हो? क्या करने वाला जीएसटी भरेगा भाई? घर पे बैठ के सोने वाला? क्या करना पड़ेगा ताकि जीएसटी लगे मुझ पे?
सर्विस देनी पड़ेगी किसी को, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है, या किसी को गुड्स बेचना पड़ेगा, करेक्ट है ना, कुछ तो सामान बेचना पड़ेगा ना, कुछ सर्विस देनी पड़ेगी ना, तब जाके क्या लगेगा मुझ पे, बोलिए, जीएसटी लगेगा। उसी तरीके से अगर सरकार मुझ पे कस्टम ड्यूटी लगाना चाहती है, कस्टम ड्यूटी, जिसको आप इंपोर्ट ड्यूटी भी बोल सकते हो आम भाषा में, क्या करना पड़ेगा मुझे बताइए, कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा यार, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जबरदस्ती तो मुझ पे नहीं लगाएगी ना सरकार। निश्चिता तुझे बोलेगी कल नोटिस भेज के सरकार इंपोर्ट ड्यूटी भरो, हाँ नहीं बोलेगी, तमन्ना बोलेगी तो आपको बोलेगी ऐसे, बोलो, एक का नाम लेके बोलो तो रिप्लाई करोगे शायद। गुलनास ऐसे बोल, देखो फिर भी तमन्ना उधर कमेंट में रिप्लाई करेगी, नहीं बोलेगी, जबरदस्ती तो सरकार आपको नोटिस नहीं भेजेगी ना, कुछ करना पड़ेगा ना मुझे, क्या है उस कुछ करने को क्या बोलते हैं, उसको बोलते कोई एक्टिविटी करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। अच्छा मुझसे सरकार टोल लेती है, टोल चार्जेस, टोल टैक्स लेती है, टोल टैक्स, हाँ टोल टैक्स लेती है ना गाड़ी चलाने पे, बताइए, तो क्या करना पड़ेगा, गाड़ी मेरी गराज में खड़ी है, घर पे आ जाएंगे टोल लेने, हाँ नहीं आएंगे, आपको वो टोल को क्रॉस करना पड़ेगा, यस कुछ एक्टिविटी करना पड़ेगा ना, वो हाईवे पे जाना पड़ेगा गाड़ी लेके, तो टोल टैक्स लगेगा, जबरदस्ती थोड़ी लगेगा, आर यू क्लियर। नेक्स्ट बेटा, सुनते रहो, ऐसे ही बहुत सारे टैक्सेस के नाम लेता हूं मैं, ठीक है, आपको आज पहले एक ओवरव्यू भी देना है, आज मैं इनकम टैक्स के अंदर नहीं घुस रहा हूं कुछ, ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। अगला सवाल, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगाता है सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स लगाती है, राज्य सरकार लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, क्यों लगाती है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप क्या करते हो, बोलो, ओन करते हो ना, मालिक हो आप उसके, करेक्ट, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो, परचेस किया आपने प्रॉपर्टी तो आप ओनर बन गए, ओनर बन गए तो प्रॉपर्टी टैक्स दो। इस देश में इतने किस्म के टैक्स है ना, जिस दिन आप सुनोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एक इंसान का दिमाग तब तक नहीं खराब होता है ना, आपका दिमाग इतना मेरे बोलने पे क्यों खराब होएगा भाई, कितने भी टैक्स बोलो भाई तुम, हमको क्या करना है, आपका दिमाग खराब होएगा, अभी नहीं, कभी होएगा, अभी तुम सीए बन जाओगे, ठीक है, 2-3 साल बाद, फिर बाद पैसे ऐसे कमाओगे, ठीक है, और फिर जब टैक्स दोगे ना तब दिमाग खराब होएगा, तब तक नहीं होएगा, ठीक है, ये जो देगा उसको ही बीतेगी, उसको ही समझ आएगा ना क्या दे रहा है वो, ठीक है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम देखना कितना टैक्सेशन है हमारे देश, बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, एक्सेसिव, एक्सेसिव टैक्स। मैं आपको एक मिसाल देता हूं थोड़ी देर के अंदर, पांच आप अपने पापा से पूछो वो बताएंगे, ठीक है, आपके घर में जो कमा रहा है उनसे पूछो वो बताएंगे, मम्मी से पूछो अगर वो कमा रहे तो, पापा से पूछो अगर वो कमा, भाई बहन से पूछो अगर बड़े हैं आपसे वो कमा रहे तो पूछो कितना टैक्स देना पड़ता है, और स्पेशली अगर वो सीए है तो फिर तो आपको लेके बैठ जाएंगे, चल आ जा भाई आज बकरा मिला, आज इसको पूरा पढ़ा के ही छोड़ूंगा क्या क्या टैक्स है देश में, ठीक है, तो फिर वो आपको अच्छे से बताएंगे, मैं भी बताऊंगा ऑब्वियसली। उसी तरीके से मुझे इनकम टैक्स लगाना है भारत सरकार को मुझ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना जीवन में, बताइए क्या करना पड़ेगा, इनकम, इनकम अर्न करनी पड़ेगी, यस बेटा, बिना इनकम अर्न करे तो मुझ पे टैक्स नहीं लग जाएगा ना, बहुत किस्म के टैक्स लगते हैं इस देश में, हजारों किस्म के टैक्स है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं, अनगिनत टैक्स है, अनगिनत। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एक एक नमूना देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, तुम सुनोगे ना हैरान हैरान हो जाओगे। मान लो आपने बहुत मेहनत करके ना इनकम कमाई, ठीक है, कितनी से 1 करोड़ रुपए की, ओके, कितनी इनकम कमाई बेटा आपने, बहुत मेहनत की होगी तो ही कमाएगा ना इंसान 1 करोड़ रुपए साल का, ऐसे तो नहीं आ जाएगा, 1 करोड़ रुपए आपने इनकम कमा ली, ठीक है, तो सबसे पहले इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, लगभग 35% चला जाता है टैक्स में, कितना, लगभग 35%, ठीक है, तो कितना चला गया आपका इनकम टैक्स, बोलिए, एक नमूना दे रहा हूं मैं बस आपको, कितना क्या बोलो ना, 35 लाख गया, बोलो ना बेटा, अब कितना बचा सेविंग, 65 लाख बची, ठीक है, अब मान लो आप वो 65 लाख से एक एकदम सिंपल एग्जांपल, कॉम्प्लिकेशन बाद में करेंगे जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तो पढ़ा नहीं है ना, मान लो आप एक 65 लाख की अब कार खरीदने जा रहे हो, खरीद सकते हो, 1 करोड़ कमाने वाला 65 लाख की गाड़ी ले सकता है, बोलिए, क्यों नहीं ले सकता है सर, ले सकता है सर, तो आप BMW के शोरूम में चले गए, ठीक है, आपने पूछा कितने की है गाड़ी, उसने बोला 65 लाख की, आपने गाड़ी खरीदी, ठीक है बेटा, 65 लाख, तुमको पता है 65 लाख की गाड़ी में कितना टैक्स है, एनी आइडिया,
हाँ बोलो ना। टैक्स मतलब मैं कोई एक टैक्स की नहीं बता रहा हूं, सारे टैक्सेस जो आप भरने वाले हो वो मिला के लगभग 32 से 35 लाख रुपए इसमें टैक्स है। पता है तुमको ये चीज? जाकर आप रिसर्च कर लेना, ठीक है। मतलब ये कार की वैल्यू कितनी है बताओ? 30-35 लाख की कार, 30 से 32 लाख कार की वैल्यू है, और 30 से 32 लाख इसका क्या है देश में? टैक्स है। अब मुझे बताना, अब एक आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप निशिता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच बेटा, मोहन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच, उमेश, तमन्ना, गुलनाज, राहुल, राजीव, कसक, अमन, अवनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, पहले क्या दे रहे हो सरकार को? 35 लाख रुपीज का टैक्स दे दिया सीधे सीधे इनकम टैक्स के तौर पे, बराबर। उसके बाद वही टैक्स दी हुई इनकम है ये, करेक्ट? वही टैक्स दी हुई इनकम है ना आपकी, यस। उसमें वापस से आप कितना टैक्स दे रहे हो? लगभग 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, ठीक है। तो आपने 1 करोड़ रुपया कमाया, तो आपने लगभग कितना, 70 लाख रुपया तो आपने टैक्स ही दे दिया भाई, ठीक है। ये हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है। कार के ऊपर पता है आपको 28% जीएसटी, पता है? 20% आरटीओ चार्जेस, 48% तो यही हो गया। फिर बाद में कुछ अलग से कुछ ट्रांसपोर्ट का कुछ सेस होता है, वो सेस देना होता है कुछ, ठीक है वो। उसके बाद इंश्योरेंस, और उसके बाद इनकम टैक्स में एक टीसीएस का कॉन्सेप्ट है, वो 1% टीसीएस। तो समझ लो एक गाड़ी के ऊपर कितना बर्डन आ रहा है। आपने अभी ये फेमस न्यूज तो सुनी होगी, टेस्ला भारत में आया है, सुना है ये न्यूज? देखा होगा ना सबने, न्यूज में देखा होगा, बवाल उठा है सब जगह। ये 60 लाख की कार जो है, कितने की? इंडिया में 68 लाख की बिक रही है, लेकिन यूएस में वही कार 32 लाख की है, ठीक है। तो कितना टैक्स है तुम खुद ही काउंट कर लो, 32 और 68 के बीच में, इमेजिन करो। तो इतना ज्यादा टैक्स जो देगा उस पर बीतेगी, जो नहीं देगा उसको क्या समझ में? हमको तो पढ़ने के लिए क्या इतना कौन सा दुख होएगा अपने को सम्स कैलकुलेट करते समय? सम्स करते समय 35 लाख का टैक्स है या 35 करोड़ का है, तुमको क्या फर्क पड़ता है और मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जब वो 35 लाख और 35 करोड़ बैंक अकाउंट से ऐसे डेबिट होके निकलेंगे ना, मैसेज आएगा ना 35 लाख डेबिटेड, तब दिल को बहुत दुख होएगा, ठीक है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आएगा कि कितने भयंकर टैक्सेशन सिस्टम है। और बिलीव मी, अगर आपको भारत में रहना है आज की तारीख में, तो आपको टैक्सेशन सिस्टम का नॉलेज इन डेप्थ होना ही चाहिए, नहीं तो आप लुट जाओगे, ठीक है। इन डेप्थ अगर आपको खुद को नहीं पता है ना, मुझे बताओ, अगर अपने को खुद को नहीं पता है ना बीमारी के बारे में, तो डॉक्टर लूटता है कि नहीं, बताइए? घर में अगर कोई डॉक्टर रहेगा तो उससे पूछेंगे तो वो बताएगा हाँ, ये लूट रहा है, गलत बता रहा है। वैसे ही अगर हमको खुद को नहीं पता है ना टैक्स के बारे में, तो हम किसी भी एक्सपर्ट पे आज की तारीख में भरोसा नहीं कर सकते हो ना किसी पे आप, बराबर। वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, वो अपने फायदे की बात कर रहा है या हमारे फायदे की। तो इनकम टैक्स मैंने इसलिए आपको शुरुआत में बोला, अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन आप जीवन भर इसका आपको काम आने ही वाला है। आपको इनकम टैक्स अपने एग्जाम के लिए तो पढ़ना ही है, आर्टिकलशिप में भी काम आना है, उसके बाद जॉब करने में भी काम आना है, जॉब इनकम टैक्स में नहीं भी करना है तो भी आपको टैक्स भरने में तो काम आना है, कोई चीज को प्लान करने में काम आना है। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे 65 लाख की गाड़ी खरीदनी है, लेकिन क्या खरीदनी है? सही में खरीदनी है? सही में? या 30 लाख की चीज का मुझे 65 लाख देना है? बहुत अननेसेसरी फालतू का पैसा पड़ा हुआ है, 500, 600, 1000 करोड़ तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यस। लेकिन क्या मैं अपनी हार्ड अर्न मनी में से देना चाहता हूँ, या मैं कोई दूसरी वैल्यू फॉर मनी चीज लूँ? ये डिसीजन आपके लिए बहुत जब 90% लोगों को जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर क्या? यस, पता ही नहीं होगा तो फिर क्या तुम खरीद लोगे? पता तो होना चाहिए उसकी रियल वैल्यू क्या है कोई भी चीज की। तो टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जीवन जीने में, हमें हमारा जीवन जीने के लिए हमको टैक्स के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मैं सिचुएशंस बताऊंगा प्रैक्टिकल लाइफ के आप लोगों को। तो इनकम टैक्स देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है। जीएसटी देने के लिए मुझे कुछ सर्विस देना पड़ेगा, गुड्स बेचना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी लगाना है अगर सरकार को मुझ पे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं लगा सकते। टोल टैक्स लगाना है तो मुझे गाड़ी लेकर, तो देखा ऊपर से टोल भी लग रहा है बाद में, हाँ? इतना पैसा लेने के बाद इतनी शर्म नहीं आ रही है कि कम से कम टोल तो माफ कर दो, ठीक है। तुम 28% जीएसटी ले रहे हो, 20% आरटीओ ले रहे हो, सेस ले रहे हो, यही नाम पे ना कि तुम उस पैसे से क्या करोगे, रोड वोड बनाओगे, यस और नो? आर यू क्लियर और नॉट? उसके बाद टोल भी लोगे आप मुझसे, चलो भाई अच्छी बात है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो तो प्रॉपर्टी टैक्स। वैसे इनकम टैक्स देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कमाना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं पता है? लॉ की भाषा में, अपने को लॉ की भाषा पढ़ना है। इस एक्टिविटी को बोलते हैं चार्जिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं? हर लॉ के अंदर एक चार्जिंग सेक्शन होता है। चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है सर? चार्जिंग सेक्शन आपको बताता है कि आपको क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा
सब्जेक्ट टू विच लॉ आपके ऊपर क्या लगाएगा, बोलिए, टैक्स लगाएगा। लॉ बताएगा आपको, लॉ बताएगा, लॉ में एक सेक्शन होगा जो बताएगा कि आप पे टैक्स कब चार्ज हो सकता है। आपको ऐसा क्या करना है कि आपके ऊपर टैक्स क्या हो जाएगा, बोलिए, चार्ज हो जाएगा सरकार द्वारा। ठीक है, तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन किधर दिया गया है सर, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लूंगा, पहले 3-4 लेक्चर मैं छोटे छोटे ही रखने वाला हूं। ठीक है, पहले हमारा बेसिक इंट्रो हो जाएगा, उसके बाद में मैं प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए लेक्चर लूंगा। मैं आज पूरा टाइम लेक्चर नहीं लेने वाला हूं। ठीक है, शुरुआत में मैं इसको छोटा ही रखने वाला हूं। सर सेक्शन 4 क्या बोलता है, ये चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करता है। चार्जिंग सेक्शन का मतलब सर, अभी इतनी लंबी जो कहानी मैंने बताई वो इसी चीज को समझाने के लिए बताई। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है कि आपको ऐसा क्या करना होगा कि सरकार आप पे इनकम टैक्स लगा दे। बस वो क्या एक्टिविटी करनी है मुझे, वो क्या इवेंट करनी है। घर में बैठे बैठे तो इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है। मैं कुछ कमाता ही नहीं हूं तो इनकम टैक्स कहां से लगेगा, कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा। ठीक है, वो लिखा जाता है चार्जिंग सेक्शन के अंदर। हर लॉ में चार्जिंग सेक्शन हो। जीएसटी पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने? हाँ, जिसने शुरू किया उसको पता होगा कि वहां पे भी चार्जिंग सेक्शन है कि नहीं। जीएसटी में चार्जिंग सेक्शन बताइए कि जीएसटी के लिए आपको क्या करना होता है, सप्लाई देना होता है। यस, आर यू क्लियर और नॉट? सप्लाई दोगे, गुड्स बेचोगे, सर्विस दोगे तो जीएसटी लगता है ना, जबरदस्ती तो नहीं लगेगा। वैसे इनकम टैक्स के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर, वो सेक्शन 4 में लिखा है। सेक्शन 4 में लिखा है। बस ये मैं सेक्शन 4 का एक बेसिक इंट्रो दे रहा हूं, उस पर डिस्कशन कल करूंगा, आज नहीं, बस बेसिक इंट्रो दे रहा हूं। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन shall be charged, sorry, total income of a person for a previous year shall be charged to tax in the next assessment year। ठीक है, अब ये सेंटेंस है, थोड़ा टेक्निकल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को समझने के लिए अपने को 1.5-2 घंटे लगेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ये मैंने लिख दिया और अभी आप 5 मिनट में समझा के मैं आगे बढ़ा दूं। इस सेंटेंस में बहुत गहराई है, इसके एक एक पॉइंट पे मेरे को बात करना है, बारीकी से बात करना है। मैं यहां पर कुछ वर्ड्स हाईलाइट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। सर पर्सन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में अपने को जानना पड़ेगा। सर प्रीवियस ईयर क्या होता है, सर प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है, प्रीवियस और ईयर ये जानना पड़ेगा। लॉ में इसका डेफिनेशन है। ठीक है, लॉ के हिसाब से चलेंगे हम लोग। सर असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, फिर से ये एक टेक्निकल बातें हैं, लॉ में इसका डेफिनेशन है। सर टोटल इनकम का मतलब क्या होता है सर, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, ये सारी चीजें लॉ में डिफाइंड है, मैं उस हिसाब से चलूंगा, जनरलाइज नहीं कर सकता हूं, कानून है ना। कानून में मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, बट चलना तो मेरे को कानून के हिसाब से ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा ओपिनियन सरकार थोड़ी मानने वाली है। मेरा ओपिनियन पूछेगी तो मैं तो बोलूंगा निकाल दो इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, निकाल दो इनकम टैक्स एक्ट। बहुत से लोग बोलते हैं निकाल दो इनकम टैक्स एक्ट। बहुत से लोग अनुमान कर रहे थे कि इनकम टैक्स एक्ट तो निकल जाएगा। देखो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे आजकल ज्यादा एक्सपर्ट्स मिलेंगे तुमको। ठीक है, उनकी एक्सपर्टीज सुन के इनकम टैक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना, वो सब आधा अधूरा झूठ होता है उसके अंदर। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं 1 करोड़ लोग ही टैक्स देते ना, निकाल दो इनकम टैक्स एक्ट। बट तुमको पता है 1 करोड़ लोग कितना टैक्स देते हैं इनकम टैक्स के तौर पे? मैं आपको डेटा देता हूं, 16 लाख करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं 1 करोड़ लोग मिलके। निकालेगी सरकार तुमको लगता है? और निकालना होता तो नया क्यों लाते फिर? आर यू क्लियर और नॉट? निकालना होता तो नया लाने की मगजमारी नहीं करते ना। 1 करोड़ लोग 16 लाख करोड़ का टैक्स देते, 16 लाख बार करोड़। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है, दिमाग में बैठेगा नहीं अपने। और जीएसटी कितना कलेक्शन है मालूम? उससे थोड़ा ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 22-24 लाख करोड़ है कुछ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, और जीएसटी कितने से कलेक्ट कर रही है सरकार? पूरे देश से ऑलमोस्ट सब पे कर रहे हैं, करेक्ट। और इनकम टैक्स 1 करोड़ लोग पे करने वालों में कितना बड़ा डिफरेंस है? 1 करोड़ कहाँ, 140 करोड़ कहाँ, अमाउंट में कितना बड़ा डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। कभी नहीं निकलेगा इनकम टैक्स, कभी नहीं। अरे भाई, जो देश इनकम टैक्स नहीं लगाते थे ना वो भी लगाना चालू हो गए। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर दुबई में पहले इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था, अब दुबई ने कंपनीज के लिए इनकम टैक्स लेकर आ गया है। इंडिविजुअल्स के लिए नहीं लाया, आपके और मेरे जैसे लोग के लिए नहीं है, कंपनीज के लिए लेकर आ गया। उनको भी रियलाइज हो गया भाई इनकम टैक्स को अच्छा खासा आसान तरीका है पैसे कमाने का। ठीक है, निशिता कमा रही है 1 करोड़ रुपए, उसके घर पे जाओ, उसको बोलो निशिता 35 लाख दे दे बेटा। ठीक है, कितना आसान है देखो, कुछ मेहनत ही नहीं है इसमें।
कौन बिल्डिंग बनाएगा, कौन सर्विस देगा, कौन पैसे कमाएगा, कौन सामान बेचेगा? सरकारें ये काम करना छोड़ दी भाई। पहले की सरकारें क्या करती थी पता है? पहले की सरकारें, पहले के जमाने में, बहुत पहले, गवर्नमेंट खुद काम करती थी ना, मेहनत करती थी, बिजली भी खुद देती थी, बराबर? बोलिए ना, अस्पताल भी खुद बना बना के सर्विस दे रही है, सामान भी खुद बनाती थी। पहले की सरकारें खुद सब करती थी। अब गवर्नमेंट बोलती है हम ये सब काम नहीं करेंगे, सब प्राइवेट प्लेयर करेंगे, हम पैसा क्या करेंगे, तुमसे टैक्स ले लेंगे बस। ठीक है, आसान तरीका है। तो बोलना ये चाह रहा हूं मैं कि इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको इनकम टैक्स कब लगना है, तो ये आपको ये 2.5 लाइन फुलफिल करने पड़ेंगे, जिसमें टोटल इनकम का मतलब क्या है। तमन्ना ने एक सवाल पे पूछा, व्हाट इफ टैक्स नहीं पे किया। बहुत अच्छा सवाल है बेटा तमन्ना, तूने ही पूछा ना। तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है। क्या हो सकता है टैक्स नहीं भरने पे? भारत सरकार क्या कर सकती है, बोलिए? बोलिए ना, क्या क्या कर सकती है? चलो, इंटरेस्ट लगाएगी। 35 लाख का टैक्स है आपका, ठीक है। तमन्ना सुन रहे हो बेटा आप? तुमने पूछा है तो मैं तुमको पहले जवाब दूंगा। 35 लाख का टैक्स है मेरे एग्जाम्पल में, करेक्ट? आपने नहीं भरा मान लो, पहले इंटरेस्ट लगाएगी। पेनाल्टी कितना लगाती है? 200%। कितनी? 35 लाख के टैक्स पे 70 लाख टैक्स पेनाल्टी देना चाहते हो आप? हाँ, साथ साथ में जेल में भी डाल सकती है इनकम टैक्स में, प्रोसिक्यूशन। टैक्स नहीं, तमन्ना ने फटाक से बोला बिल्कुल नहीं पेनाल्टी देना चाहती हूँ मैं 70 लाख। बेटा बहुत हार्श प्रोविजन है, कठोर प्रोविजन है इनकम टैक्स के लॉ के अंदर, अगर आप चोरी करोगे तो। ठीक है, बहुत कठोर है। तो भारत सरकार का दिल बहुत बड़ा है। क्यों दिल बड़ा बोल रहे हो सर? तुम फिर से मैं पूछ रहा हूं, अपने दिल पे हाथ रखो और बताओ, क्या देश में सिर्फ 1 करोड़ लोग कमाते हैं इनकम? हाँ, बाकी कोई इनकम नहीं कमाते? 140 करोड़ लोग, बोलिए ना। तो जवाब दो, 1 करोड़ लोग ही कमाते देश में इनकम के टैक्स दे सके, बाकी सब लोग के टैक्स के उसमें नहीं आते, कानून में आते हैं। पर भारत सरकार अभी इतने छोटे छोटे लोगों पे नहीं पीछे पड़ना चाहती है। कोई 12 लाख कमा रहा है, कोई 14 लाख कमा रहा है, कोई 15 लाख कमा रहा है, कोई 18 लाख कमा रहा है, सब गड़बड़ी कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे, इतना गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है उनपे। बोल रही है कर रहे हैं ना, गड़बड़ी करने दो, जाने दो, छोड़ो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है इनको पकड़ने का, छोटी मछलियों को। हम बड़ी मछली पकड़ेंगे, जो 100 करोड़ का झोल कर रहा है, 150 करोड़ की गड़बड़ी कर रहा है, 50 करोड़ की उनको पकड़ेंगे। क्या आप दिल्ली में रहते हो अगर फॉर एग्जाम्पल, क्या दिल्ली में क्या ठेले वाले पैसे नहीं कमाते? हाँ, क्या दिल्ली में वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वाले पैसे नहीं कमाते? बताइए मुझे। करोड़ों रुपए कमाते भाई, करोड़ों, लाखों भी नहीं बोलूंगा मैं, करोड़ों। टैक्स बहुत मार्जिनल टैक्स देते, बहुत बहुत कम टैक्स देते, गवर्नमेंट भी इतना ध्यान नहीं देती है। कभी कभी बीच में दिल करेगा तो जाती है उनके पास, रेड मारती है। इतना कहाँ गवर्नमेंट के पास समय है, कितने कहाँ रिसोर्सेस है, ऑफिसर कहाँ से लाओगे इतने? 140 करोड़ बहुत विशाल देश है, ठीक है, इतने सबको पकड़ना आसान नहीं है। इसीलिए हाँ, तो तमन्ना का ये सवाल था, तो बहुत ही, टैक्स अगर आप लायबल हो तो ईमानदारी से दे दिया करो, ठीक है। और अगर नहीं दोगे और पकड़े गए, तो भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे आपको। देखो सिंपल रूल है दुनिया का, चोर कब तक चोर नहीं कहलाया जाएगा? जब तक वो पकड़े नहीं जाता है, करेक्ट? जिस दिन वो पकड़े गया उस दिन चोर है, बराबर? जब तक पकड़े नहीं गया तब तक चोर थोड़ी तुझे बोलेगा कोई। वही रूल यहां भी एप्लीकेबल है। आधे से ज्यादा देश इनकम टैक्स की चोरी करता है, लेकिन पकड़े नहीं जाता है, क्योंकि इतना डिपार्टमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है, टाइम नहीं है, लोग नहीं है। गवर्नमेंट उसको जरूरी नहीं समझती है, इतना इतना एफर्ट इस पे डालोगे, उससे अच्छा कोई बड़े लोगों पे डालो। इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा? क्या मिलेगा छोटे लोगों पे एफर्ट्स डाल के? पकड़े गए तो परेशान है, परेशान करते हैं आजकल। मैं बताऊंगा आगे जाकर, इनकम टैक्स की नोटिसेस वोटिसेस भी बताऊंगा। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट, मेरा ऑफिस भी है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पढ़ाता नहीं, तो मुझे पता है ये सारी चीजें। हमारा फर्म है बॉम्बे के अंदर। तो ये चार्जिंग सेक्शन के आपके कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। सबको ये समझ आ गया कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है? अभी ये क्या लिखा है वो छोड़ दो, वो मैं कल बात करूंगा। सबको ये समझ में आया कि चार्जिंग सेक्शन क्यों होता है? बोलो, क्यों होता है? ये बताने के लिए कि आपको, बताइए, क्या करना पड़ेगा ताकि आपके ऊपर सरकार क्या लगा दे? बोलिए,
टैक्स लगा दे। इज क्लियर? तो बहुत ऐसी, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप देख लेना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत जबरदस्त चीज है। ऐसी ऐसी टैक्स की बारीकियां हैं, लूप होल्स हैं, जो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर। ठीक है? तो सरकार कैसे फिर पकड़ती है, कैसे सरकार उसको सजा देती है, ये सब भी है आपके सिलेबस में, डोंट वरी। ठीक है? प्लस सरकार टैक्सेशन का काम सिर्फ टैक्स लेना नहीं है बेटा, टैक्सेशन का काम देश को आगे लेके जाना भी है। टैक्सेशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि सरकार पकड़ पकड़ के सबसे खून चूसो सबका और टैक्स ले लो, ये नहीं है। जो कमा रहा है वो टैक्स देगा, उससे हक है सरकार का टैक्स मांगने का। साथ साथ में सरकार की ये भी जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी सरकार ने बहुत अच्छे से निभाई है बहुत सालों से, कि टैक्सेशन में आपको लोगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, आपको लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा कि आप देश में बिजनेस करो, आप देश को आगे लेके बढ़ो, आप देश में बड़े बड़े बिजनेस डालो। एक अंबानी लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, एक टाटा लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो अगर वो इतना बड़ा काम कर रहा है तो सरकार को अपना दिल बड़ा करके उनको भी कुछ टैक्स इंसेंटिव देना चाहिए। बोलिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देती है, आपको पढ़ना है सिलेबस। ऐसे कानून है आपके सिलेबस में, जहां सरकार ने कानून बनाया कि अगर आप 100 बेड का हॉस्पिटल बनाओगे, कम से कम कितने बेड का? 100 बेड का, आपको हम 100% छूट दे देंगे टैक्स में। क्या दे देंगे? टैक्स में 100% छूट। आप साइंटिफिक रिसर्च, आपको जो आपको पढ़ना है वही बोलूंगा, जो आपको नहीं पढ़ना है वो नहीं बातें करूंगा, जो सिलेबस से रिलेटेड है वही बातें करूंगा। बात करने के लिए बहुत कुछ है इनकम टैक्स, ऐसे कानून बने इनकम टैक्स में, आगे पढ़ना है आपको। अगर आप फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल बनाते हो, या अगर आप से फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक रिसर्च करते हो, देश के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ बनाते हो, ठीक है, दवाई बना रहे हो, कोई भी चीज R&D करके बना रहे हो, हम आपके 100% टैक्स को माफ करवाने की कोशिश, सरकार का वादा है, प्रोविजन है उसके। तो टैक्सेशन का सिर्फ काम ये नहीं होता है कि टैक्स लगाना टैक्स लगाना टैक्स लगाना, साथ साथ में टैक्स की छूट देना भी टैक्सेशन का काम है। ठीक है? साथ साथ में टैक्स के चोरी करने वाले को पकड़ना भी टैक्सेशन का काम है। बहुत वाइड रेंज है इसका, बहुत कुछ लिखा गया है इसमें। तो फिलहाल हम लोग अपना डिस्कशन अभी यहां रोकते हैं। मैं अभी फिलहाल आपको उतनी चीजें एक बार पूछ लेता हूं जो मैंने आपको आज पढ़ाया। ठीक है? उसके बाद आपको जो भी सवाल है आप मुझे जरूर पूछ सकते हो, बिना झिझक पूछा करो, डरो मत। ठीक है? प्लीज, मैं कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है? तुम मेरे को बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं। और टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे डाउट्स आते हैं। आपने जीएसटी पढ़ा होगा, आपको पता होगा डाउट्स आते हैं उसमें बहुत सारे। भाई टैक्स में डाउट आते ही है, इनकम टैक्स में भी आएंगे, पूछो बिंदास, कोई टेंशन नहीं। तो कुछ चीजें जो मैंने आपको आज बताई उसका हम लोग रिकैप करेंगे। हम लोग आदत डालेंगे कि रोज हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोग रिकैप करेंगे रोज। ठीक है? लेक्चर में छोड़ने के पहले। तो क्या क्या चीजें मैंने आपको आज बताई? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टैक्सेस दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के? दो। बताइए कौन कौन से दो किस्म के टैक्सेस होते हैं? वो अब तो बोल दो यार, अब तो बोल दो। डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली मैं दूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो मैं आपसे लेकर सरकार को दूंगा। ठीक है? वो आप मेरी जेब से नहीं जा रहा है, वो आप जो मुझे दे रहे हो उसमें से मैं सरकार को दे दे रहा। ठीक है? अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग को बात नहीं करना है, हम लोग को यहां पर डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करना है, और सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करना है, वो है इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में और भी डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ इनकम टैक्स की बात करेंगे। दूसरा सवाल जो मैंने आप लोगों को पूछा था वो ये था कि इनकम टैक्स अगर सरकार को लगाना है या कोई भी टैक्स लगाना है, तो क्या सरकार ऐसे कुछ भी लगा देगी? कुछ भी लगा सकती है? बताइए। नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? पावर होना चाहिए। कहां से पावर मिलना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनकम टैक्स लगाने का पावर कहां से मिलता है? कौन सी एंट्री से? एंट्री नंबर 82 से मिलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनियन लिस्ट से। करेक्ट? पावर मिल गया, पावर मिल गया। उसके बाद इनकम टैक्स लॉ लाओ। ठीक है? इनकम टैक्स लॉ लाया भारत सरकार ने, 1961 वाला पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, फ्यूचर वाला पता नहीं, अगले साल ऐसा बोल रही है सरकार। आएगा, आएगा तो मई 27 से एप्लीकेबल होगा, नहीं आया तो उसके आगे एप्लीकेबल। ठीक है? अगर नहीं आया तो और पोस्टपोन होगा, बट जैन 27 तक तो इम्पॉसिबल है। वो इंस्टीट्यूट ने खुद क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ठीक है? तो उसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आ भी जाता है फ्यूचर में मई 27 या उसके बाद, तो कोई बहुत ज्यादा उसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है। हाँ, उसको सिंप्लीफाई किया उन्होंने, और कुछ नहीं। ठीक है? हाँ, अब मुझे अगले सवाल का जवाब फटाफट दो। कोई भी टैक्सेशन लॉ, इनकम टैक्स लॉ को जानना है मुझे, एक्सपर्ट बनना है, धुरंधर बनना है, क्या क्या चीज पढ़नी पड़ेगी मुझे? सबसे पहले तो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा, यस, और रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। रूल्स कौन बनाता है? सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वैसे पता अगर जीएसटी पढ़ा तो जीएसटी का भी ऐसा एक बोर्ड है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ऐसा कुछ तो है, सीबीआईसी, वैसा उनका भी बोर्ड है बेटा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बुक में जाके, ठीक है। वैसे पढ़ना चाहिए था अगर जीएसटी शुरू हो चुका है तो, जीएसटी अगर शुरू नहीं हुआ है तो फिर आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद और क्या पढ़ना पड़ेगा, एक्ट हो गया, रूल हो गया, और फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा। हमारी किताब फाइनेंस एक्ट 2025 से अपडेटेड है भाई, ठीक है। इससे अपडेटेड है, फाइनेंस एक्ट 2025 से फुल्ली अपडेटेड है, ठीक है। इसमें फाइनेंस एक्ट 2025 में जो भी अमेंडमेंट आए वो सब आपके मई 26 या उसके आगे के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उस हिसाब से पूरी किताब बनी हुई है। और क्या पढ़ना पड़ेगा फाइनेंस एक्ट के बाद, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पहले कुछ बोला था बेटा मैंने, सर्कुलर नोटिफिकेशन, अगर सीबीडीटी कोई चीज क्लैरिफाई कर रही है, यस, नोटिफिकेशन दे रही है, उनकी वेबसाइट पे सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में ढूंढना है तो वेबसाइट मैंने आपको बताया, वेबसाइट में बहुत फ्रीक्वेंटली ओपन करूंगा जब भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में जो आपने बोला बेटा अभी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, ठीक है। एक बार ये हो गया, उसके बाद हमने बात किया कि टैक्स लगाने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को कोई चार्जिंग सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो चार्जिंग सेक्शन सरकार ने बनाया सेक्शन 4 के अंदर, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कशन आज बिल्कुल भी नहीं की है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कल के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर लेक्चर रोक रहे हैं, पहले 2-3 लेक्चर मैं कम लूंगा, बिकॉज थोड़ा सा सब्जेक्ट से यूज्ड टू हो जाओ। एक बार यूज्ड टू हो जाओगे फिर हम लोग अपने नॉर्मल ड्यूरेशन के हिसाब से लेक्चर लेना शुरू कर देंगे, ठीक है।